देखो सर, सबसे नहीं, नेक्स्ट वीकेंड पूरे में क्लास नहीं है बिकॉज उनका तो देखो सर, जीएनएस पे ही होगी सारी कहानी। ऑलमोस्ट रियल डिवाइसेस की तरह बिहेव करता है। चलाना तो सबको आता होगा, ठीक है। चलो सर जी, सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर मैं इस नेटवर्क की आईपी डालता हूँ किसी भी इंटरफेस पे तो उसका प्रोसेस क्या होता है। आ जाओ सर जी। देखो, सबसे पहले गाइस, कोई भी राउटर है या कोई भी स्विच है या कोई भी डिवाइस है, आप उस पर क्या डालते हो? आईपी एड्रेस। दो रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन के लिए। क्या? एक तो दो डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, है ना। दो डिवाइस आपस में क्या होने चाहिए? डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। और दूसरा सेम नेटवर्क में होने चाहिए। लेकिन अब आप सीसीएनपी कर रहे हो, देखो ये सीसीएनए के लिए पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम सीसीएनपी पढ़ रहे हैं तो हम अलग अलग नेटवर्क्स को भी डायरेक्टली कनेक्टेड में कम्युनिकेट करा सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू बी इन द सेम नेटवर्क। वो हम पढ़ेंगे जब हम ट्रिपल पी और ट्रिपल पी ही पढ़ लेंगे, ठीक है सर। अब देखिए, सबसे पहले कॉन्फी इंटरफेस के अंदर गए, आईपी एड्रेस डाल दी, कौन सी? 192.1.12.1 डाल देते हैं इसमें, नो शट डाला और बाहर, ठीक है। अब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गई। अब राउटर के अंदर क्या प्रोसेस होंगे वो समझते हैं। जैसे हमने आईपी एड्रेस डाली, राउटर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होंगे अब हम वो समझेंगे। सबसे पहला प्रोसेस गाइस, राउटर क्या करेगा? इस नेटवर्क, इस आईपी एड्रेस को जो आपने आईपी दी है और इसके सबनेट मास्क को उठा के इसमें एंड फंक्शन करेगा। ये हर डिवाइस करता है, चाहे आपका पीसी हो चाहे आपका राउटर हो, वो हर डिवाइस करता है। जो कि आईपी एड्रेस आप डाल सकते हो जिसके अंदर, वो क्या करता है? अपनी आईपी एड्रेस लेता है और अपना सबनेट मास्क करता है और उसमें क्या डाल देता है? एंड फंक्शन। उससे उसे क्या पता लगता है? उससे उसे पता लगता है कि वो किस नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके वो कहां पे डाल लेता है? अपनी राउटिंग टेबल के अंदर, ठीक है। मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि अगर सेम नेटवर्क में हैं, हम लोग सेम नेटवर्क के अंदर हैं, तो डिफॉल्ट गेटवे डालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो राउटर को या पीसी को अपना नेटवर्क पता चलता है जब उसके अंदर एंड फंक्शन लग जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, जब मैं इसकी राउटिंग टेबल खोलूंगा तो देखिए गाइस, आपको यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस दिखाई दे रही है? नेटवर्क दिखाई दे रहा है ना? बड़ा करूं क्या? नहीं, ऐसे बड़ा नहीं करते। देखो, यहाँ पे आईपी एड्रेस तो नहीं आती ना, लेकिन अगर ये ओल्ड आईओएस है, ठीक है, ओल्ड आईओएस है ये, अगर आप न्यू आईओएस पे जाओगे तो वहाँ पे एल करके एक चीज़ लिखी आती है, लोकल, और वहाँ पे आईपी एड्रेस लिखी आती है। जो लोग न्यू डिवाइस पे काम कर चुके हैं उन्हें पता होगा, हाँ उस पर भी आती है, राइट, ठीक है ना। उसका मतलब होता है, उसका मतलब भी समझाऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा उसका एल का मतलब क्या होता है, वो क्यों आता है वहाँ पे, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे जब हम लोड बैलेंसिंग की कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशन क्या होती है लोड बैलेंसिंग की, ठीक है। अब गाइस देखो, मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दी है। अब मैं सेम काम करूंगा यहाँ पे इस इंटरफेस पे R2 पे, ठीक है। आईपी एड्रेस डाल दी। एक काम देखो, शायद तुम लोगों ने सीसीएनपी में शायद कराओ, सीसीएनए में R1 ओपन कर लेते हैं। करा था, है ना। इसमें क्या लिखते हो? तो पासवर्ड, और फिर क्या लिखते हो? लॉगिन कर देते हो, है ना। लोकल कर लो या लॉगिन कर लो, है ना, एक ही बात है। नो लॉगिन कर दूं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो लॉगिन में मतलब वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, सीधे सीधे एक्सेस दे देगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे ऑन करते हैं वायरशार्क।
पैकेट कैप्चर करने का एक टूल है। आप लोग वायरशार्क की एक अपनी वेबसाइट है, अपने iOS के अकॉर्डिंग आप वायरशार्क डाउनलोड कर लो। विंडो 7 के लिए है, विंडो 10 के लिए है, हर किसी के लिए अपनी अपनी 32 बिट का प्रोसेसर है, 64 बिट का विंडो है, तो वो अपने लिए है सबके लिए। जी एन एस के पैकेज में भी आ जाता है जी। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम टेलनेट उठाते हैं। किसका टेलनेट उठाएंगे? R1 का, करेक्ट। टेलनेट का क्या आईपी हो गया? उसकी इंटरफेस की आईपी एड्रेस दे देते हैं। ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया ना सीधा, पासवर्ड तो नहीं मांगा, क्यों? क्योंकि लॉगिन लिखा हुआ था वहाँ पे, नो लॉगिन लिखा हुआ था वहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या। देखो कल आपको पढ़ाया था सिन प्लस एक् और एक्, राइट? ठीक है, अब उसको ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक करा, लेयर 2 से पैकेट बनाएंगे हम अपना। किससे पैकेट बनाएंगे? लेयर 2 से, क्योंकि हम पैकेट को क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें वायरशार्क एनालाइज करना है। तो हमने सबसे पहले क्या रिसीव करी होंगी? बिट रिसीव करी होंगी, ठीक है ना। तो देखो बिट ये रही तुम्हारी। अब इसमें क्या पढ़ लोगे क्या नहीं पढ़ लोगे उसको छोड़ दो, ठीक है। इसको बंद करा। अब इसने लेयर 2 बनाया इंफॉर्मेशन। लेयर 2 में इसने क्या बताया? वो ये है जो कल बताई थी, टाइप। इसका मतलब किसको पैकेट देगा? ऊपर IPv4 को पैकेट देगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेगा तो IPv4 का पैकेट आया नहीं आया? सबसे पहले क्या दिखा रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब इसको छोड़ दो, इसका काम की नहीं है। वर्जन क्या बता रहा है? 4, क्योंकि हम IPv4 पे काम कर रहे हैं। हेडर लेंथ कितनी है? 20 बाइट। बाई डिफॉल्ट 20 बाइट की होती है, क्योंकि हमने अभी तक कोई इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करी है। वेरी गुड। ये डेफ सर्व बीटा, इसको छोड़ दो। टोटल लेंथ कितनी बता रहा है? 44 बाइट की। आइडेंटिफिकेशन दे रखी है इसने एक, इसको कोई फ्रेगमेंट्स वगैरह नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, कि हमने कुछ ऐसा काम कभी तक इस पे से नहीं किया है। उसके बाद टाइम टू लिव देखो गाइस। अब प्रोटोकॉल नंबर पढ़ो, क्या है? 6। तो अगर इसको पैकेट ऊपर देना है तो किसको देगा? TCP को देगा या नहीं देगा? ठीक है। उसके बाद सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी है, ये तो आप पढ़ ही लोगे, है ना। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। अब देखो क्या इसने TCP लिखा हुआ है यहाँ पे? कैसे लिखा है इसने? प्रोटोकॉल नंबर देख के, प्रोटोकॉल नंबर देख के इसने। अब इसने पोर्ट नंबर देखो, पोर्ट नंबर्स कौन सा है? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 और सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम है या नहीं है सर? ठीक है, कल पढ़ाया था। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और सीक्वेंस नंबर, क्या कोई डेटा भेजा? ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अब विंडो साइज इतनी नेगोशिएट हुई है। और फ्लैग देखो यहाँ पे कौन सा फ्लैग आया है? ठीक है सर जी, क्लियर है? थोड़ा चश्मा पहन लो, हाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करें। अब मैं वापस जब रिसीव कर रहा हूं तो मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं? ले रहा हूं। तो क्या एक्नॉलेजमेंट का कोई नंबर आया होगा ऊपर? अब वो कह रहा है ट्रांसमिशन शुरू कर दे वहां से। ठीक है जी, मैंने तेरी 0 बाइट को रिसीव कर लिया है। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर देखो गाइस इसका, क्या इसने सीक्वेंस नंबर 1 लगा के भेज दिया वहां पे या नहीं भेजा? ठीक है, जो कल पढ़ाया था वो बिल्कुल प्रूव हो गया। अब पढ़ लेते हैं। देखो ये तो सब चीज जब है जब सब चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं और टेलनेट का डेटा क्लियर टेक्स्ट में होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, या दिखा दूं? टेलनेट पे यहाँ पे क्लिक करो। टेलनेट लॉग आउट हो गया शायद। हाँ पासवर्ड रखते जब नहीं जाता, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो टेलनेट का जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो टेलनेट का डेटा बिल्कुल क्लियर टेक्स्ट आगे दिखाई देने लगता है यहाँ पे। अब गाइज हमने टेलनेट किस पे लिया? पोर्ट नंबर 23, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट कमांड डाली थी कि ठीक है ना, मैंने बाय डिफॉल्ट कमांड डाली थी क्या? टेलनेट, सीधी सीधी, है ना। मैंने कोई पोर्ट नंबर मेंशन किया था यहाँ पे? नहीं मेंशन किया था। अब पोर्ट नंबर मेंशन कर लेते हैं। देखो टेलनेट 192.1.12.1 और पोर्ट नंबर 80। ये क्या कह रहा है? कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट होस्ट। अब वायरशार्क पे आ जाओ। रीसेट फ्लैग आ रहा है सर? नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। अब पुश और रैक आप देख लेना, जब मैं बीजीबी पढ़ाऊंगा तब दिखा दूंगा पुश और रैक आपको। किसके?
इंटरनेट हेडर लेंथ सिर्फ हेडर की लेंथ बस। सर वो फिर 4 बिट का होके 32 बिट वाली वैल्यू कैसे शो करता है? 4 बिट का होगा 32 बिट मतलब इसका साइज 4 बिट का होता है। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ओएसआई मॉडल देख लिया। अब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अभी हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले गाइस देखो, हमने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दी, अभी आपके सामने सामने की बात है, ठीक है। यहाँ पे ये आईपी एड्रेस दी, इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये इसकी डेस्टिनेशन आईपी हो गई, करेक्ट। अब आप यहाँ देखिए, आपका सोर्स मैक एड्रेस क्या हो गया, ए मान लीजिए, है ना, और यहाँ पे इसका मैक एड्रेस मान लीजिए क्या है, बी। आपने एक कमांड दी, क्या लिखा आपने, लिखा पिंग, क्या 192.1.12.2। अब आपको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पता है ना। सोर्स क्या होगी, सोर्स हमेशा इस इंटरफेस, जो एग्जिट इंटरफेस होगा ना, सोर्स हमेशा उसकी आईपी होती है। तो गाइज ये हो गई आपकी सोर्स, ये हो गई आपकी डेस्टिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत? आईपी का पैकेट तैयार लेयर 3 का। उसके बाद सोर्स मैक एड्रेस ए और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, बी। वो तो नहीं लिखा आपने पिंग में जी, उसको नहीं पता, अननोन है वो। अब आप या तो मैक एड्रेस लिख दो पिंग के अंदर, वो हमने लिखा नहीं, ऐसा हो सकता है मैक एड्रेस लिख दो पिंग के अंदर, नहीं। तो राउटर क्या करता है, राउटर एक प्रोसेस को लेके आता है जिसे हम कहते हैं क्या, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है सर। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट दो तरीके से आर्प होता है, दो तरीके का आर्प होता है। एक होता है डायनेमिक आर्प, ठीक है सर, और एक होता है क्या, स्टैटिक आर्प। एक हो गया डायनेमिक आर्प और एक क्या हो गया, स्टैटिक आर्प। डायनेमिक आर्प मतलब खुद का खुद होके आर्प हमें रेजोल्यूट होके आ गया, मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन हो गई हमारे पास, ठीक है। स्टैटिक मतलब हमने खुद अब इसका मैक एड्रेस पकड़ा, इसका आईपी एड्रेस पकड़ा और डाल दिया, ठीक है। डायनेमिक आर्प और स्टैटिक आर्प। जब मैं खुद अभी करके दिखाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। ये मैनुअल आर्प होता है, मैनुअल आर्प आपके एंट्री बना देते हो। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपका मैक एड्रेस चाहिए, है ना, मुझे आपका मतलब ग्लास चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरा ख़राब हो गया, मुझे आपका ग्लास चाहिए, मैं आपसे कहूँगा आप समझ जाओगे, है ना। क्यों समझ रहे हो, क्योंकि मैं और आप एक कॉमन लैंग्वेज बात कर रहे हो, है ना। तुम्हारा राउटर लैंग्वेज में बात करता है क्या, तो अगर तुम कह रहे हो आर्प चाहिए या आर्प कर रहा हूँ तो उसका कुछ फॉर्मेट तो होगा ना, या राउटर वैसे समझ जाएगा, तुमने कहा ये राउटर आर्प करके दे। अभी एआई तो आई नहीं है, जिस दिन आई उस दिन तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी वो सीन तो आया नहीं है। तो गाइज उसके लिए गाइज हमारे पास एक बुक है जिसमें से हम पढ़ेंगे ये चीज़, आर्प का हेडर पढ़ते हैं, आर्प होता क्या है, ठीक है। देखो यहीं कहीं होगा आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसका आरएफसी नंबर होता है 826। आरएफसी पता है क्या होती है, रिक्वेस्ट फॉर कॉमन डॉक्यूमेंट, मतलब जो रिसर्च पेपर होता है एक तरीके से, ठीक है, उसको बोलते हैं आरएफसी, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसने यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके समझाया है इसको। ये कहता है कि एक सेंडर है जिसको रिसीवर से बात करनी है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इसे सामने वाले का टारगेट का मैक एड्रेस चाहिए, है ना। ये हमारे पास क्या है, देखो इसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल के लेके समझा रखा है इसमें कि ये बंदा हमारा क्या है, सेंडर, इसको किसका मैक एड्रेस चाहिए, इस बंदे का मैक एड्रेस चाहिए, ठीक है ना। तो इसने क्या करा, एक आर्प का पैकेट बनाया, खुद क्या बन गया, सेंडर, ये अपना मैक एड्रेस लिखा, इसने लिखा टारगेट आईपी एड्रेस क्या है, जो पिंग के अंदर होगी हमारी आईपी एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद टारगेट मैक एड्रेस 00, क्योंकि हम खाली नहीं बेच सकते, मैंने आपको बताया था, डैश करके नहीं बेच सकते कुछ भी चीज। तो ये समझिए पैडिंग, याद है कल पैडिंग बताई थी, तो ये एक तरीके की पैडिंग है, ठीक है ना, क्योंकि टारगेट मैक एड्रेस हम कुछ भेज नहीं सकते हैं, है ना, तो डैश करके तो हम भेजेंगे नहीं,
अगर हमें टारगेट पता ही होता तो हम आर क्यों करते, करेक्ट। तो हमने टारगेट मैक एड्रेस क्या कर दिया, ऑल जीरोज। अब ये देखो एक तरीके की एक बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त खड़ा है बाहर, 10 रुपए चाहिए उसे, वो अलग बात है मेरे पास 10 रुपए नहीं है इस टाइम है, लेकिन ये बात मुझे पता है, उसे तो नहीं पता ना। जब तक उसे 10 रुपए की रिक्वायरमेंट है, मुझे भी नहीं पता उसे रिक्वायरमेंट है, जब तक वो अंदर आके मेरे से रिक्वायरमेंट नहीं मांगेगा, क्या मैं रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा, है ना गाइस। तो उसी तरीके से आर भी दो तरीके के मैसेज हैं, एक कोई सिंगल पैकेट नहीं होता आपका, दो मैसेजेस है आपके, एक होता है आर रिक्वेस्ट और एक होता है आर रिप्लाई। देखो रिक्वेस्ट हर किसी के पास जाएगी, रिप्लाई सिर्फ एक बंदा करेगा। वो याद है मैन इन द मिडिल अटैक, किसी और के लिए आर पूरा था और हमने आर भेज दिया था वहां पे, प्रॉक्सी नहीं, मैन इन द मिडिल अटैक जो आर्प इंस्पेक्शन में कराया था मैंने आपको, प्रॉक्सी आर बेस, प्रॉक्सी आर का डिफरेंट काम, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस होता क्या है, आर्प हर किसी के पास जानी है और रिप्लाई कौन करेगा, एक बंदा करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आर्प का जो लेयर 2 का हेडर होता है, आर्प का जो लेयर 2 का हेडर बनता है, उसमें जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है वो क्या डाल देते हैं, सारे एफ्स, ब्रॉडकास्ट, ताकि पहुंच जाए हर किसी के पास। और रिप्लाई कौन करेगा, एक बंदा, ठीक है। अब वो एक बंदा कौन होगा, जिसकी टारगेट आईपी एड्रेस होगी, जो देखेगा कि टारगेट आईपी एड्रेस मैं हूं, वो बंदा रिस्पॉन्ड करेगा। कहाँ पे, आईपी पे, हाँ तो है नहीं ना मेरे पास, अब मैं जीरो डैश करके तो नहीं भेज सकता ना, एफ नहीं, ये देख आर्क के पैकेट दो तरीके हैं, एक तो लेयर 2 का पैकेट है, लेयर 2 के अंदर आर्क का पैकेट होता है, लेयर 2 के अंदर आर्क का पैकेट है। लेयर 2 का काम क्या होता है, सारे पैकेट को हर जगह पहुंचाना। हर कोई आर्क लेयर 2 खोलेगा, फिर उसके अंदर देखेगा आर्क पैकेट है, आर्क को खोल के देखेगा मेरे लिए कर रहा है या किसी और के लिए कर रहा है। अगर टारगेट आईपी एड्रेस मैं हूं, ठीक है, आर्क पैकेट के अंदर, तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर मैं टारगेट आईपी नहीं हूं तो मैं क्या कर दूंगा, डिस्कार्ड करके सिर्फ डस्टबिन में डाल दूंगा, इथरनेट हेडर पे डालते हैं ताकि वो सबके पास पहुंच जाए, और 0 डालते हैं आर्क पैकेट के अंदर। चल जी क्लियर हो गया। अभी दिखाऊंगा आर्क हेडर किस तरीके से, ठीक है गाइस। दो मैसेज समझ में आ गए, दो मैसेज समझ में आ गए, कौन से हैं, एक आर्क रिक्वेस्ट पैकेट है और एक आर्क रिप्लाई पैकेट है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखो अभी जो मैं आपको बता रहा था गाइस कि लेयर 2 पे क्या हो जाती है, ब्रॉडकास्ट है लेयर 2 पे। और देखो इथरनेट टाइप, कल याद है इथरनेट में आर्प भी बताया था, इथरनेट हेडर में इथरनेट टाइप में बताया था मैंने आपको कि आर्प के लिए अलग होता है ना। तो देखो आर्प के लिए अलग है या नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आर्प रिक्वेस्ट पैकेट है, ठीक है, ये क्या है, आर्प रिक्वेस्ट पैकेट है। हार्डवेयर टाइप क्या है, इथरनेट। अब क्या हार्डवेयर टाइप हमेशा इथरनेट होगा, चलो अब इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो उसके पहले कि मैं ऊपर जाऊंगी, इन चारों का आपको मतलब बताऊंगी, इन चारों का मतलब क्या है। प्रोटोकॉल साइज तो आईपी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। प्रोटोकॉल टाइप क्या होता है, आईपी है, देखो उसके वही नंबर लिखा हुआ है जो आईपी के लिए होता है, ठीक है। सेंडर्स मैक एड्रेस, देखो अपना मैक एड्रेस, सेंडर आईपी एड्रेस देखो क्या है, डिवाइस की अपनी मैक एड्रेस। जिसके लिए आप करा उसका मैक एड्रेस तो पता नहीं है, तो उसका मैक एड्रेस क्या डाल दिया, 00, और यहाँ क्या डाला, FFF। तो पता लग गया ना कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। लेयर 2 पे पैकेट सबके पास पहुंचाना है, लेकिन रिस्पॉन्ड कौन करेगा, जो टारगेट आईपी एड्रेस होगा। सर जी समझ आया आर्प किस तरीके से काम करता है। अब इसकी रिप्लाई देखो, लेयर 2 पे आर्प रिक्वेस्ट हमेशा ब्रॉडकास्ट होगी, क्या होगी, लेयर 2 के ऊपर, ठीक है। और जो रिप्लाई होगी वो क्या होगी, यूनिकास्ट होगी। देखें सर ये रिप्लाई पैकेट है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दिखाऊंगा। ये देखो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस, दोनों मैक एड्रेस है या नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि मेरे पास आपका मैक एड्रेस कैसे आया। तो मैंने आपका मैक एड्रेस पता कहाँ से उठाया, मैंने आपका मैक एड्रेस उठाया यहाँ से। आपने तो मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दी थी ना, है ना, आपके पास मेरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मेरे पास आपकी इंफॉर्मेशन आई, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन को क्या बनाया, देखो यहाँ पे 21 क्या है, सेंडर है, और रिप्लाई में देखो 21 क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन, टारगेट। सर जी समझ में आ गया। सो जो सोर्स था वो क्या बन गया, डेस्टिनेशन, और जो डेस्टिनेशन था वो क्या बन गया, सोर्स। पैकेट फ्लिप हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ गया, फ्लिप हुआ वापस यहाँ पे। क्लियर,
कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई सवाल किसी भी प्रकार का? नहीं, वेरी गुड, इससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती। सर वहाँ पर जीरो क्यों आ रहा है, तो समझ नहीं आया मुझे। आर्क के अंदर उसमें जीरो क्यों दिखा रहा है? तू बता तेरे को क्या समझ में आया? नहीं, वो चीज़ समझ में आ गई कि रेड वो ब्रॉडकास्ट हाँ। ठीक है, पर उसमें जीरो क्यों दिखा रहा है? देख, कोई भी ना डैश करके नहीं भेज सकते। मतलब उसे अननोन है ना ये? हाँ, अननोन है। हाँ, देख, डैश करके नहीं जाएगा कहीं भी, हमेशा क्या जाएगा, जीरो होके जाएगा। जो भी फील्ड तुम खाली भेजोगे वो हमेशा जीरो होके जाएगी। बेसिकली अननोन भी अननोन है इसलिए। देखो गाइस, यहाँ पे ये हेडर ये बता रहा है कि देखो हार्डवेयर टाइप है, प्रोटोकॉल टाइप है, प्रोटोकॉल लेंथ है, हार्डवेयर एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन, ये जो होता है, ये ऑपरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डिफरेंशिएट करने के लिए होता है कि ये आर रिक्वेस्ट पैकेट है या आर रिप्लाई पैकेट है। ये रिक्वेस्ट के लिए हमेशा 1 होगा, रिप्लाई के लिए हमेशा 2 होगा। अब देखो इसमें हार्डवेयर टाइप के बारे में क्या क्या लिख रखा है, दिखाई दिया? अब वो 6 समझ में आया? वहां 6 क्यों लिखा हुआ था इथरनेट टाइप के ऊपर? देखो कहीं 6 लिखा दिखाई दे रहा है? ठीक है सर जी, इस तरीके से राउटर पता लगाता है कि कौन से इंटरफेस ने मुझे आर भेजा, किस टाइप का इंटरफेस है। ठीक है जी, इथरनेट इंटरफेस है या कोई और तरह का इंटरफेस है। ठीक है, सीरियल में भी आर्प होते हैं, उसे हम कहते हैं SL आर्प। ठीक है जी, एक इथरनेट, देखो 2 तरीके के इथरनेट नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, एक तो ई करके इथरनेट है और एक ये है इथरनेट है ना। इसका डिफरेंस क्या होता है दोनों में? क्या डिफरेंस होता है? 802 IEEE 802 डॉट नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है ये? एक होता है फास्ट इथरनेट और एक होता है सिंपल इथरनेट। एक की स्पीड होती है 10 Mbps और एक की स्पीड बाय डिफॉल्ट स्पीड होती है 100 Mbps। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो फास्ट इथरनेट है। ठीक है, पहले क्या होता था, हमारे पास इथरनेट इंटरफेसेस होते थे, उनका प्रोटोकॉल नंबर, हार्डवेयर नंबर क्या होता था? 1। प्रोटोकॉल हमेशा हमारे लिए RP ही रहेगा। इतना आपको इतनी डिटेल में जाने के लिए नहीं है कि किसका फाइबर चैनल का क्या है। हाँ, फाइबर चैनल जो लोग डेटा सेंटर्स में बैठते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग डेटा सेंटर्स में बैठते हैं अपने ऑफिस में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके फाइबर चैनल का भी पता होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे फाइबर चैनल यूज़ हो रहे होते हैं। वहाँ पे जो मैंने आपको इथर चैनल पढ़ाया था ना, वो फाइबर इंटरफेसेस को यूज़ करके एक कंबाइन करके एक फाइबर चैनल बना लेते हैं वो अपने लिए। इथरनेट का टाइप का कंसेप्ट होता है डेटा सेंटर्स में। सर एक सेकंड, फोटो वाली स्लाइड चलाना सर, हार्डवेयर टाइप कोड। कौन सा वाला ये पता? वाली है। बस 1 और 3, 1 और 6 लिख ले इसमें, बहुत। 1 का मतलब इथरनेट और 6 का मतलब है तेरा फास्ट इथरनेट। ठीक है सर जी, अब इसको दिखा दूँ आपको यहीं पे बिना करे ही। देखो पहले ही पड़ा है मेरे पास ये आपको पैकेट। देखो ये यहाँ पे मैंने उसे पिंग कराने के लिए कोशिश करी थी ना, टेलनेट लिया था, तो बिना टेलनेट करे वो आर्प तो नहीं कर सकता, आर्प करे बिना तो टेलनेट नहीं दे सकता आपको। तो देखो गाइस उसमें पैडिंग है या नहीं लिखा हुआ? वहाँ पे पैडिंग नहीं लिखी थी, है ना। अब आर्प रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट के लिए देखो बिल्कुल सेम साइज है, पैकेट है या नहीं है? और मैक एड्रेस क्या है, टारगेट मैक एड्रेस 0 डाल दिया, क्योंकि हमारे पास तो उसका मैक एड्रेस नहीं है। और रिप्लाई में उसने क्या करा हमारे लिए? 2 ऑपरेशन कोड कर दिया 2, और उसने यूनिकास्ट हमें मैसेज वापस भेज दिया। सर जी क्लियर हो गया यार? बिल्कुल, इंटरनेट क्या क्या उसमें जाता है, क्या क्या नहीं जाता है, क्लियर है बिल्कुल। आगे चले, अब कितने प्रकार का आर्प होता है? भिन्न प्रकार का आर्प होता है। देखो सबसे पहले आर्प का टाइप, एक होता है आपका नॉर्मल आर्प जो अभी हमने पढ़ा, एक हो गया आर्प, एक हो गया proxy ARP, inverse ARP, reverse ARP। देखो इतने प्रकार का आर्प होता है। है एक ही सही है बस, सुनिए एक ही है, ले ये भी ले। जब सर के ऊपर पानी जाने लगे तो बता देना।
रोक लूंगा फिर, जब तक सर के ऊपर पानी ना जाए तो बताते रहना, जब सर के ऊपर पानी चले जाए तो बता देना। अब पढ़ेंगे गाइस सबसे पहले ग्रेटिट्यूस आर्प। ग्रेटिट्यूस आर्प बिल्कुल सेम तरीके का आर्प होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, बस उसमें सेंडर और टारगेट आईपी एड्रेस एक हो जाती है। जैसे मैंने आईपी एड्रेस डाली, मुझे यूनिकनेस पता करनी है आईपी की, वेदर द आईपी इज यूनिक और नॉट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर टारगेट और सेंडर एक ही आईपी एड्रेस है और कोई और बंदा उससे रिप्लाई कर दे, कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है? कोई और आईपी डुप्लीकेसी हो गई है ना, और आपको लॉग मैसेज आने लगता है ना। चलो देखते हैं लॉग मैसेज कैसे आते हैं। हाँ, डीएचसीपी यूज करता है, अभी बताऊंगा डीएचसीपी कैसे यूज करता है। डीएचसीपी को खोलता हूँ, चलो 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 शाबाश, देखो आगे डुप्लीकेसी फौरन आ गई। ये ग्रेटिट्यूस आर्प लेके आता है, ये लॉग मैसेज दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट आईपी का, डुप्लीकेट आईपी एड्रेस। इसका लॉग मैसेज जो होता है वो ग्रेटिट्यूस आर्प लेके आता है। देखो अब नीचे जाएंगे तो ग्रेटिट्यूस आर्प पागल हो गया होगा। आगे सर, ठीक है। अब इसमें देखो सेंडर और टारगेट सेम है या नहीं है? सेम है सर जी। और सामने से बंदा रिप्लाई दे रहा है, ये कह रहा है ये रहा रिप्लाई, ले पकड़। तो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, मेरी आईपी एड्रेस तेरे पास कैसे, और तेरी आईपी एड्रेस मेरे पास कैसे? तो फिर वहां पे घूम जाता है। देख ले, देख एक के पास तो आ रहा है ना, तू कहीं और तो है नहीं, मैं भी यही हूँ, देख लेते हैं। और देख यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। सर जी मैंने डीएचसीपी चलाया, फिर नहीं चलाया ना, बाहर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कभी भी आप आईपी एड्रेस डालते हो ना किसी भी डिवाइस में, ग्रेटिट्यूस आर्प बाहर जाते जाता है, ठीक है। वो आईपी डुप्लीकेसी को चेक करने के लिए होता है। आईपी एड्रेस हर डिवाइस की यूनिक होनी चाहिए, है ना। उस यूनिकनेस को डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हो ग्रेटिट्यूस आर्प। ये रेगुलरली आते रहेंगे सर। कब रुकते हैं, कैसे रुकेंगे? जब आप आईपी एड्रेस ठीक कर लोगे अपनी। ये तो लेंथ है इसकी, पैकेट का कितना लेंथ है बाइट में, उसको लेंथ बता रहा है कितनी बाइट का पैकेट आ रहा है वहाँ से, टेस्टिंग का साइज है वो। सर जी इतना क्लियर हो गया। अब आर्प के अंदर करते हैं घुस के और चीजें, आप पढ़ेंगे बाद में, ग्रेटिट्यूस आपको पढ़ा दिया मैंने, है ना। अब आपके अंदर चलते हैं थोड़ा सा, कि आर्प के अंदर ऑप्शन क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हो आप। सर आर्प से आप अपने लिए एक ट्री शूट बना सकते हो, बहुत अच्छा। ट्रबल शूटिंग बना सकते हो अपने लिए। आर्प की एंट्री कितनी देर के लिए होती है, उससे सीपी यूटिलाइजेशन को अप और डाउन कर सकते हो बहुत आसानी से। सीपी यूटिलाइजेशन कम और ज़्यादा कर सकते हो अपने डिवाइस की आर्प से ही। उसके बाद अपने लिए एक टी शूट बना सकते हो आर्प से ही, इस तरीके से। वो देखो मैं क्या करता हूँ गाइज, एक पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं आर्प टाइम आउट पीरियड। बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइस में आर्प एक बार आपने किया 4 घंटे के लिए आपकी एंट्री बन जाती है। कितने घंटे के लिए बनती है सर? 4 घंटे के लिए, ठीक है। वो नॉर्मल टाइम है ताकि आपकी सीपी यूटिलाइजेशन हाई ना जाए। आपसे किसी को दुश्मनी है, उसने आपका आर्प टाइम आउट, अगर मैं 0 कर दूंगा तो क्या होगा, आर्प हमेशा के लिए सेव हो जाएगी, आप टाइम आउट डिसेबल हो जाएगा, टाइम आउट डिसेबल हो जाएगा। 0 को याद रखना, ऐसा नहीं है कि 0 का मतलब कभी सेव नहीं करेगा। जो एक बार आर्प कर दिया उसका कभी कोई टाइम आउट पीरियड नहीं होगा। 0 का मतलब ये होता है, यहाँ पे कभी 0 डाल के गया कहता आज बढ़ा दूंगा इसकी, ठीक है सर जी। अब आगे चलते हैं। देखो अगर मैं इसका आर्प टाइम आउट 1 कर देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हर 1 सेकंड में क्या होगा, आर्प। आपने रिसीव करा आर्प, इधर आपने पैकेट भेजना चालू करे, आर्प हटा दिया उसने इतनी देर में। फिर आप क्या करोगे, फिर आर्प करोगे, फिर पैकेट आएगा, फिर आप आर्प करोगे, हर पैकेट के लिए आर्प करोगे। सीपी यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ठीक है सर जी। तो सिस्को ने आपको एक बहुत बढ़िया टाइम निकाल के दिया है, कहने का सर इसकी जो एंट्री है
वो हम 4 घंटे रख रहे हैं, आपको लगे कि आपको 4 घंटे से और 5 घंटे बढ़ानी है अपनी डिवाइस के लिए, तो आप 5 घंटे बढ़ा लो। आपको लग रहा है नहीं मेरा डिवाइस तो 12,000 राउटर है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, टाइम नीचे कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर सीपीयू यूटिलाइजेशन इज। आप टाइम आउट पीरियड का ये यूसेज है, ठीक है। आप टाइम को बढ़ा भी सकते हो, आप टाइम को घटा भी सकते हो। उसके बाद गाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, स्टैटिक आर। क्या है देखो, अभी साथ टाइम आउट पीरियड को हटा देता हूँ कमांड को मैं, शो आईपी आर। सर जी आर्प करा इसने किसी के लिए? नहीं, अभी उसका आईपी एड्रेस नहीं है इसके पास, ठीक है, मैक एड्रेस नहीं है उसके पास। अब एक बात बताओ आप मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से कि क्या मुझे पता है कि उसका मैक एड्रेस क्या है? क्या उसको पता है मेरा मैक एड्रेस क्या है? नहीं। अगर मैं एक अपनी तरफ से मैक एड्रेस बना के डाल दूं और वहां जाए वो आर्प लेके के पैकेट लेके जाए कि ये वाले मैक एड्रेस तुम्हारे पास है, तो क्या वो मैक एड्रेस उसको वहां मिलेगा? देखो मैं क्या करूंगा, अब आर्प 192.1.12.2 एक मैक एड्रेस दे दिया फेक, मेथड होता है SNAP, उसको डाल दिया। मैंने इसको बोला कि अब तेरे लिए इस आईपी के लिए आर्प क्या बनेगी एंट्री, ये एंट्री है। अब जब मैं पैकेट लेके इस बंदे को ए लेके इधर से इधर जाऊंगा, क्या मुझे वहां पे ए मिलेगा? तो क्या वो मुझे रिप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। अब देखो ये पैकेट ड्रॉप होना शुरू होता है, देखते हैं करेगा नहीं करेगा। चलिए जी ड्रॉप है। अब आप एक मुझे बात बताओ, अगर कराना है तो ये हम मैक एड्रेस दे देंगे कहाँ पे, वहां पे, या तो ये एंट्री हटा दो या इंटरफेस के अंदर वो वाला आप डाल दो, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, R2 पे जाएंगे। अब देखो इंटरफेस का मैक एड्रेस किस तरीके से चेंज करते हैं। इंटरफेस F0/0 पे गए, मैक एड्रेस लिखा, मैक डैश एड्रेस ए। ठीक है सर जी, इंटरफेस के अंदर वही वाला मैक एड्रेस डाल दिया जो बाइंडिंग कर रखी थी वहां पे। अब वापस जाएंगे, अब देखेंगे कि ये भाई नाराज तो नहीं होता है। अब हो जाए यार, नाराज में तो सर वैसे आप प्रोसेस दोबारा तो कर सकते हैं। हाँ रहेगी, एंट्री तो है, आईपी हटा दी है मैंने यहाँ से। इसके पास भी है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुको, इंटरफेस F0/0 एक बार इसको शट करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, नो शट डाउन हो जाए एक बार, ये लॉग मैसेज आ जा। ओ नहीं, गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुको। इंटरफेस F0/1 है यहाँ पे, मैक डैश एड्रेस यहाँ पे आएगा ये। देखो इंटरफेस 0/0 नहीं है यहाँ पे, इंटरफेस F0/1 है। कहाँ गया, 0/1 है यहाँ पे, गड़बड़ हो गई थी, वो गलत जगह डाल देता मैक एड्रेस, उस पे से हटा लेते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा। हो गया, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत? अब आप देखिए ये आपका टी-शूट था, वो आपका टाइम आउट पीरियड था। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इन्वर्स आर्प की, कि इन्वर्स आर्प, प्रॉक्सी आर्प अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। इन्वर्स आर्प क्या होता है? ये यूज होता था फ्रेम रिले में। ये यूज होता था कहाँ पे? फ्रेम रिले में। फ्रेम रिले के अंदर, फ्रेम रिले की लेगेसी है, आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ा रहा फ्रेम रिले। DLCI नंबर होता था एक, DLCI नंबर होता था एक, उसको DLCI नंबर को IP एड्रेस के साथ मैच करने के लिए, मैप करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? इनवर्स आर्प। किसका यूज होता था? इनवर्स आर्प का। जैसे हम यहाँ पे IP एड्रेस और मैक एड्रेस को मैप कर रहे हैं ना,
वैसे ही वहाँ पे क्या होता है, DLCI नंबर होता है एक, उसको IP के साथ मैप करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इनवर्स आर्प का। ठीक है सर जी, इनवर्स आर्प क्लियर हुआ? इनवर्स आर्प आप खुद पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर। IP, DLCI नंबर विद IP, नॉट मैक। यहाँ पे अब पढ़ेंगे गाइज रिवर्स आर्प। DHCP पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए पहले। अच्छा, ऐसा हो सकता है DHCP किसी किसी को आता है, ये बताओ पहले। देखो, आप लोगों ने आज तक ऐसे पूल बनाए होंगे बहुत आसानी से, IP DHCP पूल, माई पूल, ठीक है जी। नेटवर्क दिया होगा, ठीक है। नेटवर्क की जगह आप एक IP एड्रेस भी दे सकते हो यहाँ पे। क्लाइंट आइडेंटिफायर, यहाँ पे डलता है क्लाइंट आइडेंटिफायर। क्लाइंट आइडेंटिफायर एक हेक्स वैल्यू निकालता है। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 0 1। क्या लिखते हैं, 0 1। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका मैक एड्रेस, ए, यहाँ पे आएगा डॉट, फिर आएगा ए, फिर आएगा क्या, डॉट, और ए कितने हो गए, सारे लिख दिए क्या? नहीं नहीं, सारे नहीं होंगे। कोई बात नहीं, अभी ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद गाइज इसमें आप लोग क्या क्या दे सकते हो, DNS सर्वर, उसका और क्या दे सकते हो, डिफ़ॉल्ट गेटवे। अच्छा, वो याद है कमांड जो मैंने बताई थी, IP हेल्पर एड्रेस बताई थी ना मैंने, उसको यूसेज याद है ना, वो UDP के पैकेट के लिए होती है वो। DHCP होता क्या है सर, UDP बेस एप्लीकेशन है, TCP बेस एप्लीकेशन है? चलो अब DHCP पढ़ लें थोड़ा सा, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, DHCP थोड़ी देर। ये तो मैंने इनको बता दिया जिन्हें आता था, मैं स्विच में पढ़ा के आया हूँ थोड़ा सा DHCP। वहाँ मैंने थोड़ी सा बताया था, तुझे तो याद होगा। हाँ ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे IP एड्रेस का खेल। यहाँ पे जो IP एड्रेस मुझे मिल रही थी, इन सबको हटा देते हैं हम। प्रॉक्सी आर्प रह गया है अभी, तो इसमें खाली एक आईपी देने से भी वो नेटवर्क ले लेते हैं। हाँ IP भी ले सकता है वैसे तो उस पर। मतलब एक नेटवर्क आईडी ले लेता है, मतलब नॉर्मल आईपी देने से भी कर हाँ, लेते हैं। सिंपल पूल जैसे हम CCNA में बनाते थे, IP DHCP पूल, ठीक है जी। गेटवे दे दो इसे, गेटवे दे दिया सर। अब देखो वायर शार्क हमारा चल रहा ना होना चाहिए, चल रहा है। अब हम क्या करेंगे गाइस, इंटरफेस of 0x0 IP DHCP IP add DHCP नो शट। जैसे ही आप नो शट करोगे, राउटर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वेट करो अब थोड़ा सा वायर शार्क को पकड़ने का। क्या हुआ इसे, नो शट है, कैप्चर काहे नहीं किया है यार, रुक जाओ। इंटरफेस ना, हाँ इंटरफेस अब 0x1 है इसका। IP add DHCP, और यहाँ क्या बनेंगे, नो शट। डिस्कवर मैसेज आया, डोरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। गाइस देखो सारे मैसेजेस क्या हैं, यही पकड़ते हैं इसको,
सबसे पहले देखो क्या यूडीपी का नंबर 17 है या नहीं है। अब देखो गाइस उससे भी घटिया बात क्या है, DHCP इज अ यूडीपी बेस्ड एप्लीकेशन, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है सर, 67 68। चारों मैसेज ब्रॉडकास्ट है या नहीं है सर, है ना। अब देखो यहाँ पे गए और यहाँ पे बूट पी फ्लैग देखा, देखा अगर ये बूट पी फ्लैग 1 है तो डिस्कवर मैसेज के अंदर चारों मैसेजेस ब्रॉडकास्ट होंगे। ये एक विंडो डिसाइड करती है, अगर आपका क्लाइंट विंडो है तो ये ऑफ रहेगा। अगर आपका, ये बताओ राउटर कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करता है, लिनक्स पे या यूनिक्स पे, लिनक्स पे करता है ना। तो गाइस देखो यहाँ पे लिनक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए क्या रहेगा, ये 1। तो अगर विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो उनके लिए ये बूट पी फ्लैग क्या रहता है, 0। तो अगला मैसेज जो राउटर हमें भेज रहा होता है वो यूनिकास्ट कर देता है। डिस्कवर और रिक्वेस्ट हमारी तरफ से हमेशा क्या रहेगी, ब्रॉडकास्ट। लेकिन उसकी तरफ से यूनिकास्ट हो सकता है कब, जब हमारा प्लेटफॉर्म बूट पी फ्लैग लगा के ना भेज रहा हो। अगर हमारा प्लेटफॉर्म डिस्कवर में बूट पी फ्लैग लगा के भेज रहा है तो सामने वाला बंदा भी मुझे डिस्कवर में या ऑफर जो करेगा वो किस पे करेगा, ब्रॉडकास्ट पे करेगा। ठीक है जी, सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर broadcast सेंडर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि डिस्कवर मैसेज में दिखा रहा हूँ मैं आपको ब्रॉडकास्ट। देखो बूट पी फ्लैग मैंने किस में दिखाया है, डिस्कवर मैसेज। डिस्कवर मैसेज कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। सेंडर से जाएगा। तो सेंडर डिसाइड करेगा कि अगला मैसेज मुझे यूनिकास्ट चाहिए या ब्रॉडकास्ट चाहिए। अगर मतलब मेरा राउटर नहीं है वो तो जनरली ब्रॉडकास्ट ही करेगा हर केस में। अगर नहीं, डिपेंड नहीं करता है। अगर क्या है डिस्कवर मैसेज ना, हाँ हाँ डिस्कवर ब्रॉडकास्ट होगा चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। कोई प्लेटफॉर्म। हाँ, क्योंकि हम देख, जब तक आईपी नहीं आती, हाँ जी, जब तक आईपी, नहीं आ रही। मैं सिर्फ ब्रॉडकास्ट से कम्युनिकेट कर सकता हूँ किसी से भी। मेरे पास आईपी नहीं है ना, बट मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे डिस्कवर मैसेज भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रॉडकास्ट भेजूँगा। सर जी समझ में आई ये बात, क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब गाइस देखो दूसरा मैसेज, दूसरा मैसेज जो है पता नहीं कहाँ गया, सर्च करो उसे। नहीं यार, एक एक करके लेके चलेंगे इसके ऊपर। ये रहा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो एक हो गई क्या, ऑफर। ऑफर में क्या आता है गाइस, देखो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे ना, DHCP में ऑप्शन जाते हैं। देखो कितने सारे ऑप्शन जा रहे हैं। अगर मैं स्नूपिंग चला दूंगा एक तो वो एक और ऑप्शन इंसर्ट कर देगा, कौन सा, ऑप्शन 82। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। DHCP मेरे ख्याल से 150-200 ऑप्शन है। हाँ सर ये बता रहे हैं दोबारा। 150 सारे ऑप्शन नहीं बता रहा मैं, ये 82 वाला बता दूंगा जब स्विचिंग। 250 के करीब। हाँ, यूजेबल हम जो हमारे काम के हैं वो 200 हैं। देखो उसके अलावा देखो ये क्लाइंट आईपी क्या दे रहा है, ऑफर करा, लेकिन ऑफर से पहले उसने कुछ किया है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऑफर से पहले उसने क्या करा, आर्प करा सर जी, उस आईपी के लिए जो उसे देनी है। अगर कोई बंदा इस आर्प को रिप्लाई कर देता है तो ये वाली नहीं मिलेगी फिर, एक तरीके से ग्रेशियस आर्प है सर। ठीक है, तो DHCP क्या करता है, जब कोई ऑफर डिस्कवर मैसेज इसके पास आता है, ये अपने नेटवर्क में सबसे पहले एक वेकेंट आईपी एड्रेस ढूंढता है, और जैसे ही वेकेंट आईपी एड्रेस होती है उसको क्या निकाल के दे देता है, एक आर पैकेट। लेकिन क्या होता है कि अगर आर्प का रिप्लाई आ जाए, अगर आपका रिप्लाई आ जाए तो वो सेटिस्फाई नहीं होता, फिर वो भेजता है पिंग पैकेट उसकी तरफ। अगर आपका रिप्लाई आ जाता है तो फिर क्या करता है, पिंग पैकेट बनाता है, पिंग पैकेट भेजता है उसकी तरफ। अगर पिंग का रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम लगा तो वो आईपी निकाल देता है सेम। ठीक है, और पिंग अगर इमीडिएटली रिप्लाई हो गया वापस आ गया तो फिर वो आईपी नहीं देता किसी को। ठीक है, कॉम्प्लिकेट हो गया थोड़ा सा प्रोसेस है ना DHCP का। क्लियर हो तो गया, अगर आर किसी और ने रिप्लाई। देखो मैं एक एक करके तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। देखो डायग्राम से समझो इस चीज़ को। मैं सोच रहा था आज खोलने की जरूरत नहीं पड़ने की डायग्राम।
देखो सर, सबसे पहले तो देखो क्या होता है, एक बंदा है, ठीक है, दो बंदे हैं, ये तुम्हारा राउटर है, ये भी राउटर है, ठीक है ना, इसके पास भी पैर हैं, इसके पास भी पैर हैं, पता है एक दूसरे को, एक दूसरे के पास खा जाना, इसका पैर टूट गया। इसके फ्रैक्चर हुआ है। देखो सबसे पहले ये बंदा क्या भेज रहा है, अगला मैसेज अगर यूनिकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है वो डिपेंड करेगा कि मैंने इसको बूट पी फ्लैग में ब्रॉडकास्ट लगा के भेजा है या वो प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करेगा, आप टर्न ऑफ या टर्न ऑन नहीं कर सकते, ठीक है सर जी। जिसे विंडो के अंदर कोडिंग आती है वो कर सकता है, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको क्या भेजा बंदे को, डिस्कवर मैसेज, करेक्ट। इसने क्या किया, इसने कहा मेरे पास एक पूल है, किसका, 192.1.12. पहली आईपी एड्रेस तो मेरी है तो मैं अपनी तो दूंगा नहीं, दूसरी आईपी वेकेंट है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा सबसे पहले, और क्या कर दूंगा, ब्रॉडकास्ट कर दूंगा आर्प, कि अगर किसी के पास ये आईपी एड्रेस है तो मुझे बताओ पहले, ठीक है सर जी। जैसे ही कोई बंदा नहीं बताएगा मैं एक ऑफर मैसेज बनाऊंगा और इसकी तरफ भेज दूंगा, ये बंदा हैप्पी हो गया, अब ऑफर आ गया, हाँ यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट वो तो बता दिया ना, बूट पी फ्लैग से होगा, कुछ भी हो बूट पी फ्लैग बताएगा, मैसेज से वो ब्रॉडकास्ट होता है या फिर क्या जो डिस्कवर का मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट होगा हमेशा, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो नंबर 68 पे है। 68 पे सोर्स और 67 जो है डेस्टिनेशन। ये एक बंदा हैप्पी है, देखो इसकी स्माइल, खुश है, इसके पास ऑफर आ गया, ये ऑफर यूनिकास्ट भी हो सकता है और डिपेंड करेगा, ठीक है सर जी। अब ये क्या करेगा, ये इसको कहेगा भाई दे दे मुझे ये आईपी एड्रेस, ये क्या करेगा, और सामने वाला क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज जब तक नहीं करता जब तक ये आईपी को यूज नहीं कर पाएगा, जब तक ये आईपी को यूज नहीं कर पाएगा। अब मान लो कि जो ये .2 आईपी एड्रेस थी ये किसी के पास थी, ये किसी के पास असाइन पड़ी थी, अब ये क्या करेगा, आर्प का वापस क्या आ गया, आर्प रिप्लाई, करेक्ट। जैसे ही आर्प रिप्लाई आएगा ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये क्या बनाएगा अपने लिए एक पिंग पैकेट, और पिंग पैकेट के अंदर एक वेटेज टाइम होता है कि मैं कितनी देर तक के लिए वेट करूंगा, माइक्रो सेकेंड्स में होता है वो टाइम, है ना। अगर उस माइक्रो सेकेंड में पिंग का रिप्लाई आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो मैं वही आईपी एड्रेस जो .2 की है जिससे मुझे आर्प रिप्लाई भी आया था वो दे दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं एक्नॉलेजमेंट होकर उसको यूज करूंगा मुझे वेरीफाई करना है ये आईपी एड्रेस यूनिक है या नहीं है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस आर्प को यूज करूंगा, और जैसे ही मैं आर्प यूज करूंगा मुझे क्या मिलेगा, डुप्लीकेट आईपी एड्रेस, है ना। फिर मैं इसको एक डिक्लाइन मैसेज भेजूंगा, डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज, तो हाँ ये क्या करेगा, डिक्लाइन मैसेज भेजेगा, ये क्या करेगा, फिर डिक्लाइन मैसेज भेजेगा कि ये आईपी एड्रेस तो पहले से कहीं यूज हो रही है, तो फिर ये मुझे .3 निकाल के देगा, और .3 के साथ फिर वही ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट उसी तरीके से काम होगा। जब पता लग गया मतलब कि इस आर के लिए मेरे को रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास, जी, तो पिंग की जरूरत क्या पड़ी, लेयर 3 पे भी तो वेरीफाई होना चाहिए, क्यों मतलब अगर तो देनी तो लेयर 3 की आईपी है ना, आर्प से मैं तो लेयर 2 सेटिस्फाइड हुआ हूँ, ठीक बात है, ठीक है ना, मैं लेयर 3 पे भी सेटिस्फाई हूँगा तब जाके आईपी दूंगा, ये डीएचसीपी का प्रोसेस है, डीएचसीपी इज अ लेयर 3 बेस्ड एप्लीकेशन, आर्प करा, लेयर 2 वेरीफाई हुआ, अब मुझे लेयर 3 पे वेरीफाई करना है। तो एक बार ऐसा पॉसिबल है कि मतलब मेरा आप तो आ रहा है, मतलब कि मुझे किसी और पिंग ना आए, हाँ ले, आईसीएमपी ब्लॉक कर दे, अगर सॉरी होस्ट का आईडी आईसीएमपी ब्लॉक कर दो, हो जाता है। एक्सटेंडेड एसीएल तो पड़ी होगी सीसीएनए में, पिंग को ब्लॉक करना आता है, मैं नहीं सिखा रहा, पहले बता रहा हूँ, मैं सीधी सीधी एसीएल बनाऊंगा, पढ़ लेना एक्सटेंडेड एसीएल, सारा उसी का खेल है यहाँ पे, स्टैंडर्ड एसीएल का तो कहीं कहीं इस्तेमाल है, अगर नहीं आती तो पूछ लेना किसी सीसीएनए की क्लास में कि एक्सटेंडेड एसीएल कहाँ से हो रही है, मैं नहीं बताने का, इतना टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है सर जी। जी, जब तक पिंग टाइम आउट नहीं होगा जब तक ऑफर नहीं होगा, और अब पिंग जैसे फॉर एग्जांपल पिंग में थोड़ा सा टाइम लगा आने में, पिंग में टाइम लगा, मुझे लगा इसने कोई सी फेक आईपी एड्रेस मैंने उठा के ऐप दे दी, जो टाइम होता है उसने टाइम पीरियड में रिप्लाई कर दिया तो ओके, नहीं हुआ तो नहीं, अच्छा वो टाइम पीरियड भी क्या है,
वो टाइम पीरियड मेरे और आपके बीच में नेगोशिएट होगा, मेरे और आपके बीच में नेगोशिएट, हर नेबर पे अलग होगा वो आईपी टाइम पिंग का टाइम पीरियड, उसको सेट नहीं कर सकते, वो उसे ऑटोमेटिकली नेगोशिएट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होता है। पिंग मैंडेटरी है सर, पिंग होता है। जी बताइए। और सर मान लीजिए 50 आईपीस हैं, हाँ सारे फूड हैं, हाँ सबको असाइन हुई है, हाँ और जो मेरा लैपटॉप में, मैं अपना लैपटॉप निकाल के रैम को निकाल दिया, तो हाँ। आप कितने घंटे के लिए मेंटेन होता है विंडो, तो 4 आवर्स नहीं, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे की, हम्म, और मैंने लैपटॉप निकाल दिया, हाँ और अभी मैं दूसरा लैपटॉप लगा रहा हूँ, दूसरे नया मैक एड्रेस, अच्छा। तो उस केस में क्या होगा? अगर आपने देखो, जैसे आपने अपना ये केबल निकाला ना, आपकी एंट्री हट जाएगी वहाँ से डीएचसीपी से। नहीं, 1 घंटे तो मेंटेन रहती है। किसने कहा? नहीं, आप वो विंडो पे रहती है आर पेंट्री, आर पेंट्री, वो डीएचसीपी की एंट्री नहीं होती है। डीएचसीपी का तो लीस्ट टाइम सेट करना पड़ता है, वरना तो वो प्लग एंड प्ले है। हाँ जी सरकार, वो तो लीस्ट टाइम सेट करना पड़ता है वहाँ पे, तो अगर सेट नहीं करोगे तो प्लग एंड प्ले है फिर। नए बंदे को ऑफर मिलेगा फटाफट। और कोई सवाल? रिक्वेस्ट आती है कि हमें क्लाइंट साइड से और कोई पैकेट नहीं मिलता। सर बताइए क्या कह रहे हैं? यार मेरे को सिर्फ क्लाइंट साइड से सिर्फ रिक्वेस्ट पैकेट आता हुआ दिख रहा है। इसका हम्म। मतलब है कि आधा आईपी ऑलरेडी असाइन है, बट कहीं ना कहीं पीछे। सर आईपी असाइन होती है जब आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेते हो सामने वाले से, जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे जब तक वो एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, ठीक है? जी और हमने उसी की रिक्वेस्ट की है, सेम सिनेरियो बना दूं जैसा तू कह रहा है? ले ये स्विच है, स्विच को मान ले डीएचसीपी सर्वर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कमांड तो वही डलेगी, लेयर 3 स्विच होगा तो काम तो राउटर की तरह कर सकता है ना? ये मेरा सर्वर भी है और ये सब एक ही वीलैन के पार्ट हैं, ठीक है? चलो अब आगे। हाँ चलो, हमने पीसी को आईपी दे दिया .2 और एक एसवीआई बना ली यहाँ पे, उसे .1 असाइन कर दिया, वो गेटवे है हमारा, ठीक है? चलो पीसी वाला 1 है ना, ये रिक्वेस्ट कर दी इसने, ठीक है? 2 फ्री आईपी है, ठीक है? करेगा। देखो अब वही तो खेल होगा यहाँ पे, वही तो समझा रहा था मैं। देखो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरी डिस्कवर मैसेज जाएगा, ठीक है, मैं अपना पूल देखूंगा सबसे पहले। पूल में आईपी एड्रेस में मान ले 10 का नेटवर्क है /8 के साथ, ठीक है ना? /8 के साथ पूल का एक नेटवर्क पड़ा हुआ है। मैं क्या करूँगा, .1 तो नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे ऊपर असाइन है एसपीआई के ऊपर, ये गेटवे भी है। तो मैं क्या करूँगा, .2 मेरा वेकेंट आईपी एड्रेस है डीएचसीपी के अंदर, मैं सबसे पहले इसमें क्या करूँगा, आर, ये बंदा रिस्पॉन्ड करेगा, ऑब्वियसली करेगा, है ना? आर का जैसे रिस्पॉन्ड आएगा मैं एकदम से एक पिंग पैकेट तैयार कर दूंगा। क्या पैकेट तैयार करूंगा? पिंग का पैकेट, ठीक है ना? पिंग भेजूंगा किसकी तरफ? इस बंदे की तरफ। अगर इसने पिंग के कुछ माइक्रोसेकंड का टाइम पीरियड होता है, अगर इसने उस टाइम पीरियड में रिप्लाई कर दिया तो मैं .2 असाइन नहीं करूंगा, और अगर इसने उस टाइम पीरियड तक रिप्लाई नहीं करा तो मैं इसको क्या दे दूंगा, .2। फिर पता क्या होगा, ये ग्रेटिट्यूअस आर्प करेगा हमेशा। अगर आपको कभी भी डीएचसीपी से आईपी मिलती है तो आप हमेशा वेरीफाई करते हो वेदर यू हैव द आईपी एड्रेस यूनिक और नॉट बाय यूजिंग व्हाट, ग्रेटिट्यूअस आर्प। जैसे आप ग्रेटिट्यूअस आर्प करोगे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बंदा रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो आप इमीडिएटली उसे डीएचसीपी का एक मैसेज भेजोगे, क्या, डिक्लाइन मैसेज या डिस्कार्ड मैसेज डीएचसीपी का, कि ये आईपी एड्रेस पहले ही कहीं पे यूज हो रही है, ये नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, फिर ये बंदा दोबारा से डिक्लाइन के बाद फिर डिस्कवर मैसेज भेजेगा, डिक्लाइन के बाद फिर डिस्कवर मैसेज भेजेगा। अब की बार वो 2 असाइन नहीं करेगा, अब की बार वो क्या असाइन करेगा, 3, लेकिन 3 के लिए पहले क्या करेगा, आर्प करेगा। अगर रिप्लाई आया तो पिंग, नहीं तो फिर सीधा सीधा पैकेट करके दिखा दूं। ये 2 से पिंग का रिप्लाई ना आए, एसीएल लगा रखा है। स्टैटिक आईपी पड़ी है, तब तो कर दूं ये सिनेरियो अगर चाहो तो। ये डिक्लाइन मैसेज और प्रेशर आप ये वो भेजेगा, होस्ट भेजेगा जी, डिक्लाइन मैसेज भी होस्ट भेजेगा और ग्रेटिट्यूअस भी होस्ट भेजेगा।
ना ना ना, सर्वर को तो मतलब नहीं, सर्वर ने तो लाइन नहीं मतलब आर्क वो नहीं भेजता ये ग्रेटिट्यूड आर्क, वो तो एक सिंपल आर्क जब कर लेता है जब उसको कोई देनी होती है, वो नॉर्मल आर्क करता है जब उसे कोई आईपी देनी है, ठीक है ना। होस्ट करता है। ग्रेटिट्यूड आर्क हमेशा होस्ट करता है। ये करके दिखा दूं या घर पे जाके कर लोगे? कर लोगे ना? ये तो एक स्टैटिक आईपी असाइन करना, डीएचसीपी के साथ खेलना थोड़ा सा, वो अपने आप बता देगा तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा सुनो, एक और चीज़ होती है, ये देखो ट्रांजैक्शन आईडी, देख रहे हो? मैं शट नो शट करूँगा, ये ट्रांजैक्शन आईडी हमेशा चेंज हो जानी है। इससे राउटर पकड़ता है कौन सा कि मैंने किस बंदे को क्या आईपी दी है। एक चीज़ होती है यार, बाइंडिंग टेबल बनाता है इससे वो अपनी, स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल याद है? वही सर जी देखो, ये जो ये कहानी लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये क्लाइंट आईडी, हार्डवेयर एड्रेस एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना, ये उस ट्रांजैक्शन आईडी को पकड़ के बनाता है वो सब चीज़ें मिला के। अब ये क्या है ये मत पूछना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैक एड्रेस भी है, वो ट्रांजैक्शन आईडी भी है, इसमें यूज़र का नेम भी डाल रखा है उसने, और क्लाइंट आइडेंटिफायर का कमांड भी डाल रखी है। तो जो आईपी किसी को जाती है, अगर पता करना हो किसको क्या आईपी गई है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी आईपी एड्रेस बांटती है। कुछ सर्वर्स की आईपी एड्रेस हम लोग मैनुअली दे देते हैं, उनके लिए फिर हम लोग डीएचसीपी का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्या? आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस, ठीक है सर जी। यहाँ से लो आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस के एक रेंज भी कर सकते हो, या एक सिंगल आईपी एड्रेस को उठा के भी एक्सक्लूड करा सकते हो। 10 सर्वर है, 10 आईपी एड्रेस हटा दो, 10 सर्वर पे मैनुअल आईपी डाल दो, ठीक है। डीएचसीपी कभी भी वो आईपी एड्रेस किसी को नहीं देगा। एक सिंगल सर्वर पे काम कर रहे हो तो एक सिंगल सर्वर की आईपी एड्रेस डाल दो, ऐसे भी काम चल जाएगा। अब ये आईपी किसी को नहीं मिलेगी डीएचसीपी से, स्टैटिकली असाइन कर दो तो कोई ये स्टैटिकली किसी को साइन कर दो तो कर दो। सर राउटर पे जो आप पेयर बनेगी वो 4 आवर्स का रहेगा जी और जो पीसी पे 1 आवर नहीं, आपने कहा था ना कि पीसी 1 आवर लीस्ट टाइम सेट करना पड़ता है, जब तक लीस्ट टाइम सेट नहीं करोगे डीएचसीपी की एंट्री चल नहीं। जाएगा 4 आवर्स का और कुछ सर जहाँ पर प्रोडक्शन में यहाँ पर 3-4 डीएचसीपी सर्वर हो जी वहाँ पर आईपी कैसे मिलेगी जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं, उसमें हम लोग वीलैंस डिफाइन करते हैं, किस वीलैन के लिए कौन सा ट्रैफिक है, और फिर उसमें हेल्पर एड्रेस की कमांड डलती है सारी पे एसवीआईस पे। स्विच में एग्जांपल नहीं ले रहा मैं, लिनक्स बेस्ड डीएचसीपी सर्वर ले रहा हूँ। लिनक्स बेस्ड डीएचसीपी सर्वर पे भी यही काम होता है, उस पे वहाँ भी पर हम तो लोग सर VLANs तो हम डिफाइन नहीं, वहाँ पे हम लोग हेल्पर एड्रेस का यूज़ करते हैं ना। सर हेल्पर आईडी वीलैन के बेस पे लगेगा मतलब कि जैसे एक का आईपी आईपी एड्रेस है, हेल्पर एड्रेस उसको वहाँ का दे दिया, इसका ट्रैफिक उठाया उसको वहाँ डाइवर्ट कर दिया उसको लेकिन सर अगर वहाँ पर वो डाउन हो जाए पहला वाला तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है आईपी हेल्पर तो 3-4 हम डाल सकते हैं ना हम्म, VLAN SPI हम्म। तो वहाँ पर हम 2 डीएचसीपी सर्वर लेकिन फिर मेरे ना पता उसमें क्या समझ में नहीं आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर सबनेट दूसरा दे रहा हो दूसरा वाला, फिर या तो कोई सभी एक सबनेट दे रहे हो तीनों सर्वर्स, है ना, और क्योंकि अगर आप एक पीसी हो, है ना, आपको एक गेटवे चाहिए होगा, गेटवे के साथ फिर आपका एसवीआई भी होनी चाहिए। अगर आप 2 एलपी एड्रेस दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो दोनों का सबनेट या तो सेम रखो कि जो वो उसके पास जो ट्रैफिक आए हाँ नहीं दोनों का सेम ही है सेम सबनेट हो, हाँ। तो ठीक है, तब तो आप कर सकते हो। लेकिन उसमें आपका राउटर जो है वो सबसे पहले जो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा उस पर आप आए। सबसे पहले मैंने कई बार मैंने ये भी देखा है कि उसमें राउटर जो है वो फिर कैलकुलेट करने लगते हैं कॉस्ट किससे कम आ रही है, आईजीपी की मेट्रिक। सर जी डीएचसीपी क्लियर हो गया थोड़ा सा, कास्ट से यूनिकास्ट कर दो। जो आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड होती है ना अंडर द इंटरफेस, पड़ी होगी सीसीएनए में, इनडायरेक्टली कनेक्टेड ट्रैफिक के लिए जो हमारा वो होता है कि जो अगर ट्रैफिक इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और डीएचसीपी कनेक्टेड नहीं है तो आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड दो, तो ये ब्रॉडकास्ट को यूनिकास्ट करके वहाँ भेज देता है, गलत है वो, ठीक है। होता क्या है कि आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड जो होती है आपकी, वो आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड यूडीपी ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए होती है। अब डीएचसीपी भी यूडीपी है ना। अब तुम डीएनएस सर्वर मान लो, मैंने तुम्हारा नेम सर्वर जो है वो 888 नहीं है, तुमने कोई नेम सर्वर बना रखा है अपने लिए, तो उसका ट्रैफिक तो डाइवर्ट करना पड़ेगा ना उसकी तरफ, तो आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड डाल के देखना वहाँ उसका ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा आराम से। अगर आपका नेम सर्वर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यू कैन पुट द आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड ओवर देयर टू डाइवर्ट द ट्रैफिक, ठीक है ना। यूडीपी का कोई भी ट्रैफिक हो वो आप आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड से अपने ब्रांच में जाना, आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड देना, यहाँ पे भी उसका इंटरफेस जहाँ पे वो हिट कर रहे हो डिस्कवर मैसेज, और जैसे ही डिस्कवर मैसेज वहाँ पे हिट करेंगे वो उसको यूनिकास्ट को उस डेस्टिनेशन आईपी पे भेज देगा, क्योंकि वो यूडीपी पैकेट होंगे। आईपी हेल्पर एड्रेस का काम क्या है, यूडीपी पैकेट को जैसे उस पर हिट करेगा वो उसको उस पैकेट ट्रांसमिट कर देगा उस वाले आईपी की तरफ।
तो वहाँ से आपको सारे आईपी जो है वो आपको हेड ऑफिस से मिलने लगे, जो आईपी नंबर बोल रहे हो उसको कहाँ पे चलाना उसको घर पे चलाना। है? अरे मतलब देख आईपी हेल्पर एड्रेस एंड मतलब किस पे मतलब जो तुम बोल देखो मान ले सुन सुन, मान ले कि मेरा ये एक राउटर ही मान ले, ठीक है ना, और इस बंदे का जो DHCP सर्वर है वो कहीं ऐसे कनेक्टेड है, तो बनाई देता हूँ। यहाँ पे एक LAN सिनेरियो है, कुछ PC जुड़े हुए हैं, ये कोई आदमी नहीं है, राउटर है ये। तेरे सारे डिस्कवर मैसेज जाके कहाँ पे हिट होंगे, यहाँ पे हिट होंगे या नहीं होंगे, है ना भाई। ब्रॉडकास्ट है, स्विच कहाँ फेंकेगा, इसके ऊपर सीधे सीधे जाएंगे। यहाँ पे तू IP हेल्पर एड्रेस कमांड डाल दे, तो ये तो इससे कनेक्टेड है ना, इसको पता है कि ये वाला इंटरफेस कहाँ पे है, इस इंटरफेस के अंदर जाके IP हेल्पर एड्रेस कमांड डाल दे, तो वो UDP का ट्रैफिक आ ही रहा होगा नीचे से, वो कहेगा अच्छा UDP का पैकेट जैसे इस पर हिट करेगा, इस पर ये कमांड देखेगा, वो सारे UDP ट्रैफिक को कहाँ डाइवर्ट करके फेंक देगा, R2 के ऊपर। ठीक है सर जी, दैट इज द यूसेज ऑफ व्हाट, IP हेल्पर एड्रेस कमांड। अब मान लो आपका DNS सर्वर, DNS का पोर्ट नंबर क्या होता है, UDP होता है या नहीं होता है, UDP होता है ना, मैं तो UDP मानता हूँ, UDP है ना। अब मान लो मेरा नेम सर्वर R1 नहीं है, मेरा नेम सर्वर क्या है, R2 है, तो मुझे रेजोल्यूट कराने के लिए R2 के पास भेजना पड़ेगा ना, नेम रेजोल्यूट कराने के लिए, तब भी मेरा यही काम कर देगा IP हेल्पर एड्रेस। UDP का कोई भी ट्रैफिक हो, ध्यान रखना, अगर डाइवर्ट कराना है तो IP हेल्पर एड्रेस कमांड डाल दो छूट के और बाहर आ जाओ। मेरा R2 डाउन चला गया तो फिर R1 पे तो आईपी मिलेगी नहीं, अब ये तो तू देख, इससे मैं क्या करूँ? उससे कुछ भी नहीं, IP नहीं आ रही, अब क्या करोगे, हेड ऑफिस का नेटवर्क डाउन है तो तुम क्या करोगे, काम करके बैठ जाओ, सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। हो जाने दो। तो एक डिपेंडेंसी थोड़ी होती है, अभी वो मेरे से यही तो पूछ रहे थे जब आपने सुना नहीं उनका क्वेश्चन यही तो था कि हम 2-3 सर्वर बना के रखते हैं और 2-3 IP हेल्पर एड्रेस कमांड डाल के रखते हैं। जैसे हम 2-3 IP हेल्पर एड्रेस कमांड डाल के रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा राउटर अगर ये डाउन गया तो हमारा उधर से चला जाता सब। तो सर हम इस वीडियो में राउटर के लिए देख मैं दिखा देता हूँ रियल सिनेरियो, यार तुम भी यार बहुत सारे सवाल करते हो यार, छुट्टी आज। सौम्य रस्तोगी, आकाश तिवारी, मोहम्मद जाबिर, मनोज कुमार, अभिनव, अक्षय तोमर, राहुल सचदेवा, प्रांजल कुशवाहा, आदर्श सिंह, सागर श्रीवास्तव, अजय पांडा, हरिओम, राकेश रंजन, आकांक्षा शर्मा, विशाल गौतम, संदीप कुमार, प्रमोद कुमार, हर्ष नागर, रश्मिता। कि हमारे पास 2 DHCP मान लो गेटवे हैं, ये हमारे ये ऊपर जा रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा ये DHCP सर्वर है, ये VLAN 100 के ऊपर है ना, VLAN 100 के ऊपर है, ये VLAN 100 से डिस्कवर मैसेज निकला, इस बंदे ने रिप्लाई करा, इसके पास सीधे सीधे रिप्लाई आ गया, ठीक है जी। मैंने क्या करा, जब मैंने हेल्पर एड्रेस डाला था तो मैंने इसका भी IP एड्रेस उठा के हेल्पर एड्रेस में डाल दिया, ठीक है। अब दोनों पे सेम पूल है, जिस पे भी पहले पहुंचेगा वो रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है। चाहे वो डिस्कवर मैसेज ये पहले प्रोसेस करके ऑफर निकाल दे, चाहे वो डिस्कवर मैसेज ये ऑफर करके पहले निकाल दे, दोनों पे सेम पूल बनेंगे वहाँ पे IP हेल्पर एड्रेस के, ठीक है। और जैसे ही ये डाउन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डाउन हो जाऊंगा, है ना। जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि अभी वो क्या होगा, वो क्या करेगा, फिर उसमें पिंग करेगा, सर्वर को पिंग करना है उसे, तो अपने R2 पिंग हो जाएगा उस केस में, और 340 टाइम पीरियड के बाद वो अगर डिस्कवर मैसेज तो R2 से बता देगा कि उसकी क्या IP एड्रेस है, ठीक है। इस केस में वेट भी नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबके पास मैसेज आ रहा है, जी। कोई भी रिप्लाई करेगा एक डाउन। ठीक है, इसमें वैसे एक्टिव और बैकअप भी बना के रखते हैं। डिपेंड करता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन, अगर तुम्हारा सर्वर अलाउ कर रहा है कॉन्फ़िगर करने के लिए तभी, अगर तुम राउटर के अंदर हो तो राउटर के अंदर हो जाता है, राउटर के अंदर नहीं हो पाता ना। तो मैं तो गरीब कंपनी का डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा आपको, इंडिया में है ना, अमीर कंपनी होती है US में, वो लेके आता है सर्वर DHCP का, हमारे यहाँ तो कहता है अरे राउटर पे भी तो बन सकता है, इसी को बना ले, है यूटिलाइजेशन तो बढ़ी जाएगा भाई देख, लेकिन क्या होता है कि पैसे बचाने होते हैं। हाँ जितने हेल्पर एड्रेस डालेंगे मेंशन करेंगे वहाँ पे सभी पे डिस्कवर मैसेज जी सर जी,
और कुछ? बस DHCP समझ में आ गया? छोड़ दूं DHCP को? चलो अब गाइस देखो होता क्या है कि हमने आर्प पढ़ा था, अब एक हमारे पास आर्प रह गया था, कहाँ पे गया? प्रॉक्सी आर्प। प्रॉक्सी आर्प नहीं बताने का। प्रॉक्सी आर्प देखो गाइस, अब प्रॉक्सी आर्प देखो होता क्या है। यहाँ पे ये नेटवर्क है, 2 PC जोड़ दिए, ठीक है सर, 2 PC जुड़ गए ऐसे तरीके से, कोई दिक्कत? यहाँ पे जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा? अब वो IP एड्रेस DHCP से आए या मैनुअली आए अभी आप कर लोगे अपने आप, ठीक है ना सर जी? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब मान लीजिए PC के ऊपर आपने लिखा क्या? पिंग 20.0.0.2। PC की IP एड्रेस, एक PC दूसरे PC से बात करना चाह रहा है, ठीक है सर। अब मान लीजिए अभी आपने कोई गेटवे नहीं डाला था, 1 सेकंड के लिए, ठीक है ना, या आपने इस IP एड्रेस को गेटवे बना के डाल दिया था या नहीं डाला, आपका सबसे पहला पैकेट क्या जाएगा? आर पैकेट जाएगा या नहीं जाएगा? आर पैकेट कहाँ जाके हिट करेगा? गेटवे पे हिट करेगा, करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड, है ना? गेटवे पे हिट करने के बाद राउटर देखेगा कि यार इसका जो IP एड्रेस है, अब इसको रिस्पॉन्ड करना है ना, मैक एड्रेस लेके रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है? अब अगर ये बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसको रिस्पॉन्ड कराना है इस IP के लिए, ये जाके सबसे पहले देखता है अपनी राउटिंग टेबल के अंदर, मेरे पास ये बंदा राउटिंग टेबल में है या नहीं है। अब देखो गाइस, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि राउटिंग टेबल किस तरीके से बनती है। एक IP एड्रेस दिया, उसमें एंड गेट हुआ, एंड गेट होने के बाद आपको नेटवर्क पता लगा, नेटवर्क कहाँ पे डाल दिया? सीधे सीधा राउटिंग टेबल के अंदर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो R1 की जो राउटिंग टेबल है उसके कंटेंट क्या होंगे? एक तो ये IP एड्रेस होगी और एक ये होगा। क्या ये होगा? अगर ये नहीं होगा तो कभी कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं। तो राउटिंग का पर्पस समझ में आ गया? पुटिंग द राउट इन द राउटिंग टेबल इज नोन एज राउटिंग। चाहे उसे मैनुअली डाल दो तो उसे स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी राउटिंग टेबल में दूसरे का राउट हो गया उसको डायनेमिक राउटिंग बोलते हैं। राउटिंग टेबल में राउट होना इज राउटिंग, ठीक है सर जी। अगर आपने मैनुअल डाला तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक राउटिंग। और अगर हमने ऑटोमेटिकली कहीं से उठा के डाल दिया तो उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ गई राउटिंग क्या होती है? ठीक है सर। अब एक बात बताओ, चलो इसका राउटिंग टेबल में है, कोई एंट्री है किसी भी तरीके से, अभी हमें राउटिंग नहीं आती तो हमने अज्यूम कर लिया कि बस है। जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो R2 को भी तो राउटिंग चाहिए होगी। किसके लिए? 10 के लिए, करेक्ट। तो राउटिंग समझ में आ गई सर क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से होगी? अनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, और मैं आई मस्ट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए हमेशा क्या होगा? राउटिंग होगी। अगर मेरा राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है तो मैं प्रॉक्सी आर्प के जरिए इस राउटर से इस PC को एक कम्युनिकेशन करा सकता हूं कि भाई सुन, इसका जो मैक एड्रेस है वो क्या है? A है। ये काम करता है आपका प्रॉक्सी आर्प। ये काम क्या करता है? प्रॉक्सी आर्प। अब प्रॉक्सी आर्प पे बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 90% डिफॉल्ट गेटवे यही हो सकता है। ये IP भी आपका डिफॉल्ट गेटवे हो सकता है। सेम फंडामेंटल है। राउटिंग टेबल में राउट प्रेजेंट है या नहीं है? है या नहीं है सर? जब आप गेट देखो, अगर आपका गेटवे डला हुआ है, याद रखना, अगर आपने क्या डाल रखा है? डिफॉल्ट गेटवे, तो आर्प हमेशा किसके लिए होगा? डिफॉल्ट गेटवे के लिए होगा। अब मैं क्या करूंगा? आर्प मेरा कहां पे जाएगा? सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे के पास। R2 देखेगा कि ये वाला नेटवर्क मेरी राउटिंग टेबल में है या नहीं है? है या नहीं है? है। तो मैं क्या इसके लिए प्रॉक्सी आर्प के जरिए इसको A दे सकता हूं मैक एड्रेस? बताइए, दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? किसी के लिए भी मैक एड्रेस तो मुझे यही देना है इसको। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉक्सी आर्प इनेबल्ड है। अगर मैं प्रॉक्सी आर्प बंद कर दूंगा तो मेरी राउटिंग बंद हो जाएगी। अगर मैं प्रॉक्सी आर्प बंद कर दूंगा तो मेरी राउटिंग बंद हो जाएगी। और मैं प्रॉक्सी आर्प को और आर्प को डिफरेंशिएट करके वायरशैक पे नहीं दिखा सकता आपको। जी,
अब एक ध्यान रखना, हमेशा ए ही आएगा मैक एड्रेस, चाहे कहीं कम्युनिकेट कर लो, हमेशा मैक एड्रेस क्या आएगा, ए। चाहे गेटवे आप ये आईपी एड्रेस रख लो, चाहे गेटवे आप ये वाला आईपी एड्रेस रख लो, वो हमेशा आर्प क्या करेगा, ऊपर करेगा, ये बंदा प्रॉक्सी आर्प के जरिए इसको इधर 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 भेजेगा। अब ध्यान रखना, जैसे ही मैं राउटर को ए लेके यहाँ पे आता हूँ, तो राउटर को पता है कि उसके सारे इंटरफेस पे प्रॉक्सी आर्प एनेबल्ड है या नहीं है, मैक एड्रेसेस फेक है या नहीं है। वो क्या करता है, लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन हटा के बाहर निकाल देता है। लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन क्या करता है, बाहर निकाल देता है। वो देखता है कि मैक एड्रेस क्या आ रहा है, ए। करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड? कहेगा हटा बस इसे, एक पढ़ लिया बहुत है, मेरे पास आ गया पैकेट। अब जब पैकेट यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो दोबारा आर्प होगा सर, दोबारा आर्प होगा, कहाँ के लिए, यहाँ के लिए। इस बार रिप्लाई कौन करेगा, ये रिप्लाई करेगा। फिर जब पैकेट यहाँ पे आएगा तो फिर दोबारा आर्प होगा, लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन हट जाएगी, फिर कौन रिप्लाई करेगा, PC2, और यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आर्प करा, रिप्लाई कौन देगा, ठीक है। लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन आई, उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आर्प करा, ये वाले मैं इस इंटरफेस ने प्रॉक्सी आर्प के जरिए आपको रिप्लाई करा, आपने पैकेट रिसीव करा, लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन हटा दी, फिर तीसरी बार आर्प किया और फिर इस पीसी ने रिस्पॉन्ड किया, मैक एड्रेस हटा के आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर ली। इसी तरीके से गाइज याद रखना, ये सारा प्रोसेस रिवर्स होगा जब आप यहां से वापस जा रहे हो। किसी भी इंटरफेस पे राउटर के बीच में अगर प्रॉक्सी आर्प बंद है, उसकी एक कमांड होती है, ध्यान रखना किसी भी राउटर के अंदर ये वाली कमांड नहीं होनी चाहिए। किसी भी डिवाइस के अंदर ये वाली आर्प एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो मैक एड्रेस लर्न करता है वो बाद में डिस्कार्ड करता है। जी डिस्कार्ड करते हैं। लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन हमेशा डिस्कार्ड होती है, याद रखना, लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड होती है, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी नहीं बदलते कभी भी, मैक एड्रेस चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, अराउंड द प्रोसेस आईपी एड्रेस वही रहेगी 10.2, और जो भी इस पीसी की आईपी एड्रेस होगी, सोर्स ये पीसी रहेगा, डेस्टिनेशन ये बंदा रहेगा, जब तक ये इस पीसी तक पहुंचता है। करेक्ट। फिर जब ये वापस जा रहा होगा तो सोर्स क्या बना लेगा, जो डेस्टिनेशन होगी वो क्या बन जाएगी, सोर्स, और डेस्टिनेशन सोर्स क्या डेस्टिनेशन क्या बन जाएगी, जो यहाँ से आ रहा होगा, फ्लिप हो जाएगा पैकेट, जो सोर्स वो डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन वो सोर्स, पैकेट फ्लिप होके वापस जाएगा, आपके मैक एड्रेस चेंज होते चले जाएंगे। हाँ जी सरकार, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर? प्रॉक्सी आर्प, तो प्रॉक्सी आर्प इज द रिक्वायरमेंट फॉर राउटिंग और नॉट सर? ICMP, ICMP। देखो गाइस, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा एक पिंग चीज कोई नाम का प्राणी होता है ना? पिंग एक्चुअली कुछ नहीं होता है, पिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पैकेट ऑफ ICMPs। ठीक है, पता नहीं सर, ठीक है। पिंग के अंदर एक्चुअली 2 पैकेट होते हैं, एक होता है एको और एक होता है एको रिप्लाई। ICMP के पैकेट्स का कोई ढंग का हेडर नहीं होता है, अपना हेडर नहीं होता इनका कोई भी। ठीक है, इनका क्या होता है, इनका जो हेडर है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मैसेज। वो चेंज होता है क्या, अकॉर्डिंग टू मैसेज। हेडर जो है वो ICMP का वो चेंज होता चला जाता है। ठीक है, ये कि ओपन स्टैंडर्ड बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसके RFC नंबर पहले पुराना वाला था 792, अब इसको हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया है 1700 में। तो देखो गाइज, इतना सा
मैसेज होता है बस आईसीएमपी का। जैसे आपके ऑफिस में मैनेजर्स होते हैं ना, उसी तरीके राउटर के अंदर आईसीएमपी होता है। मैनेजर का काम क्या है, आज वो बंदा क्यों नहीं आया, सर उसकी तबीयत खराब है, सर कल वो हॉस्पिटल में था। उसी तरीके से राउटर तो हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। राउटर में क्या होगा, या तो आप रिप्लाई करोगे या आप रिप्लाई नहीं करोगे। तो आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, रीजन क्या है, वो हमें आईसीएमपी बताता है। ठीक है सर, उस तरीके से आईसीएमपी का काम है, जैसे आपके ऑफिस मैनेजर्स का काम है। ठीक है, वो दोनों तरफ से सुनते हैं, आपसे भी सुनते हैं और क्लाइंट से भी सुनते हैं। ठीक है सर, आईसीएमपी सुनाता है, सुनता नहीं है। मतलब ये आपको बताता है, आप पिंग नहीं कर पा रहे तो आप पिंग क्यों नहीं कर पा रहे, एसीएल से ब्लॉक्ड हो या तुम्हें कोई और बीमारी है, तुमने आईपी एड्रेस नहीं दी है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें कौन बताता है, आईसीएमपी। इसकी फुल फॉर्म ये रही, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब देखिए गाइस, टाइप और कोड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक आर्प रिक्वेस्ट होती है और एक आर्प रिप्लाई होती है। ठीक है ना, आप रिक्वेस्ट का ऑप कोड से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं दोनों के बीच में। ऑप कोड से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। एक होता है आर्प एको आर्प रिक्वेस्ट और एक होता है आर्प रिप्लाई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ऑप कोड्स है। तो ऑप कोड का यूज करके और टाइप का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने मैसेजेस ऑफ आईसीएमपी को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। चेकसम आपको पता ही है क्या होती है। ठीक है ना, अब देखो गाइस, कितने सारे मैसेजेस होते हैं आईसीएमपी के। एक हो गया एको रिप्लाई, इसका टाइप और कोड क्या हो गया, 00। नेटवर्क अनरीचेबल है, होस्ट अनरीचेबल है, फ्रेगमेंट हुआ हुआ पैकेट आ रहा है, पोर्ट अनरीचेबल है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें किसी ने एसीएल से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तुम्हें किसी ने एसीएल से ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ये देखो एको रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है। उसके बाद और भी है इसमें बहुत सारी चीजें। ये क्या है, टाइम टू लिमिट एक्सीड, मतलब टीटीएल खत्म हो जाना। याद है मैंने बताया था -2 एक्सेप्ट नहीं होगा, घूमते घूमते खत्म हो जाएगा। उसके बाद गाइस देखो, सबसे नीचे एक चीज बहुत अच्छी है, ये क्या है, ट्रेस राउट। ट्रेस राउट इज ऑल्सो व्हाट, एन आईसीएमपी फंक्शन। अब एक बहुत ही अच्छा सा सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो समझते हैं गूगल का। दिन में कितने आईपी बंदे हैं जो गूगल को पिंग करते होंगे। आप पिंग कर रहे हो, ये भाई भी पिंग कर रहा है। ऐसा हुआ है कि गूगल ने इसका पिंग पकड़ा और आपको भेज दिया, और इसको पकड़ा और आपको भेज दिया। होता क्या है, जब आप कोई एको रिक्वेस्ट भेजते हो, एको, तो आपका गूगल आपके साथ एक सेशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, उस सेशन में जितने भी मैसेज आते जाते रहते हैं उनका मैसेज का काउंट होता है सीक्वेंस नंबर के हिसाब से। बट आपको क्या बना दिया जाता है, एक सेशन, ताकि आपका जो रिक्वेस्ट आए, है ना, जैसे एको आया, एको को एक सेशन आईडी लेके आया, वही सेशन आईडी मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा आपके सारे मैसेजेस के लिए, ताकि आपका रिप्लाई सिर्फ आपको जाए, किसी और बंदे को ना जाए। ठीक है सर जी, समझ आया। अब इस मैसेज को किस तरीके से समझेंगे वो हम समझेंगे यहाँ पे। पिंग करके देखते हैं। चला जा गया। देखो गाइस, कुछ नाराज है। देखिए गाइस, यहां पे आपको एक आईडी दिखाई दे रही है। देखो, ये आईडी दिखाई दे रही है। ये आइडेंटिफायर है ना, इज अ काइंड ऑफ सेशन आईडी फॉर यू। क्योंकि आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक सारी सेशन आईडी क्या है, ठीक है।
अब आपको याद होगा मैंने 2 बार पिंग पिंग दबाया था, करेक्ट? तो सेशन आईडी चेंज हो गई या नहीं हो गई सर? एक है 1 और दूसरी क्या है 2, और फिर उसमें कितने मैसेज हैं? उसमें जितने भी मैसेज आए हो उसका सीक्वेंस नंबर अलग जाएगा, ठीक है? सर्वर देख लेता है कि मैंने इसके साथ पहले बना दिए सेशन, तो वो सेशन आईडी इसके साथ, ठीक है? फिर दूसरा आता है कि इसकी सेशन आईडी तो ले रखी है, उसको दूसरी दे देता है, यूनिक हो जाती है। अब उसके अंदर मैसेज आ जाते हैं बहुत सारे। अब आप देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे इसको देखो, टाइप और कोड को देखो, ठीक है? टाइप क्या है 0 और कोड क्या है, ठीक है? टाइप क्या है 00, ये क्या है रिप्लाई। और अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है तो कैसे भेजूंगा 8 और, ठीक है सर जी? यहां से मुझे समझ में आया कि मैसेज जो है वो पिंग का मैसेज आ रहा है। एक्चुअली पिंग कुछ होता ही नहीं है, पिंग इज नथिंग। पिंग इज व्हाट, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एको और एको रिप्लाई, ठीक है सर जी? जैसे आर रिक्वेस्ट गई थी और रिप्लाई आया था, वैसे ही एको रिक्वेस्ट जाती है और रिप्लाई आ जाता है? अभी तो दिखाया था, देख 80 किसका है रिक्वेस्ट का, और इसके नीचे क्या है रिप्लाई। रिप्लाई का क्या नंबर है 00। चल जी, करेक्ट है बिल्कुल। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? बोलने जो सर्वर बनाया था हमारे टैब के साथ, अगर हम उस टैब को क्लोज करेंगे और नया टैब खोलेंगे गूगल का, और वहां से पिंग करेंगे तो वो नया सेशन आईडी बनाएगा, ठीक है? अब आप एक बात देखो बहुत ध्यान से, ट्रेस राउट को समझो। मतलब खोजी कुत्ता ये निकाल के देता है कौन कहां पे बैठा है, वो उसका भी तो यही काम होता है। पर्सनली मत लेना, कुत्तों से कोई ऐसी एलर्जी नहीं है मुझे। ठीक है? किसी कोई डॉग लवर तो नहीं है कि नाराज हो जाए? हो जाओ तो बोल दिया। देखो गाइज, होता क्या है यहाँ पे, ट्रेस राउट की फंक्शनैलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है। यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज। राउटर कौन सा बेस प्लेटफॉर्म है सर जी? लिनक्स है यूनिक्स है? लिनक्स है ना। लिनक्स का बिहेवियर अलग, विंडो और यूनिक्स का अलग। नहीं पता नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। ठीक है, ठीक है सर जी। अब देखो हम पढ़ेंगे अपने राउटर के हिसाब से पहले, फिर आपको बताऊंगा विंडो किस तरीके से काम करता है। ये क्या करता है गाइस, जैसे आपने लिखा ट्रेस राउट, ये एक यूडीपी का पैकेट तैयार करता है। सोर्स पोर्ट रैंडम, डेस्टिनेशन पोर्ट रैंडम, टीटीएल लिखता है उसमें कितना, एक लिख के भेजता है। हैं? आईपी पे डेस्टिनेशन क्या लिख के भेजता है, 444 पे जाना है। आईपी पे, यूडीपी के पैकेट के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं आते हैं, वहां पे पोर्ट नंबर्स आते हैं, ठीक है? और जो आईपी का सोर्स और डेस्टिनेशन बनता है वो कहां पे बनता है, आईपी के पैकेट के अंदर। याद है ना, लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 2, लेयर 1, राइट? तो उसके अंदर अब सोर्स आ गया, सोर्स मेरा ये इंटरफेस, डेस्टिनेशन मुझे कहां जाना है। टीटीएल कितना पैकेट का यूडीपी के अंदर, एक। मैंने पैकेट कहां भेजा, R2 पे भेजा। क्या R2 इस पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है? टीटीएल 0 हो जाएगा। टीटीएल 0 आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये क्या करेगा, आपको आईसीएमपी का यूज करके एक रिप्लाई मैसेज भेजेगा, क्या कि तेरा टीटीएल एक्सपायर हो गया ट्रांजिट में। इन ट्रांजिट वाला होगा मैसेज या फिर नॉर्मल जो आता है? नहीं, इन ट्रांजिट वाला होगा कि ट्रांजिट में तेरा टीटीएल एक्सपायर हो गया। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया था ना आपको, दिखाई दे यहाँ, तो उन दोनों में डिफरेंस है इन अच्छा ये रिप्लाई आएगा। वो मेन हाँ, टाइप और कोड देखो, इसमें 11 और 0 है ना, 11 है ना? टाइम टू लिमिट एक्सीड हो गया। ये क्या करेगा, यूडीपी का मैसेज भेजा था, यूडीपी रिलायबल नहीं होता है, एक और मैसेज जाएगा सेम,
TTL कितने के साथ? 1 के साथ ही। दोबारा से UDP का पोर्ट नंबर वही, सोर्स रैंडम और डेस्टिनेशन रैंडम। IP डेस्टिनेशन 4 पे जाना है और सोर्स क्या है? मेरा खुद का इंटरफेस है। पैकेट का TTL 1 था तो ICMP ने रिप्लाई क्या किया? ट्रांजिट जो है वो एक्सपायर हो गया। फिर तीसरा पैकेट बना, सेम UDP पोर्ट नंबर, सेम डेस्टिनेशन, TTL नंबर 1। ICMP ने रिप्लाई करा क्या? तेरा TTL एक्सपायर हो गया किसमें? ट्रांजिट में। तो याद है जब हम ट्रेस राउट करते हैं तो 3 टाइम दिखाई देते हैं यहाँ पे आके, याद है जिसने कभी ट्रेस राउट करा हो? तो वो 3 टाइम होता है कि वो ICMP का रिप्लाई कितनी देर में आया। जी 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 जी, ठीक है सर जी। वो 3 टाइम इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि 3 मैसेज जा रहे होते हैं, वो 3 मैसेज का टाइम दिखाते हैं अलग अलग। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। हमें पहुंचना कहाँ है? अब हम क्या करेंगे? अपना TTL बढ़ाएंगे। ऑटोमेटिक होगा ये सारा काम क्योंकि आपने कमांड लिखी है क्या? ट्रेस राउट की। अब आप क्या करोगे? नया पेन ले लेते हैं। TTL कितना कर दिया? 2। सोर्स पोर्ट वही, डेस्टिनेशन पोर्ट वही, TTL कितना? 2। अब R3 तक तो आ गए। R3 ने कहा फॉरवर्ड तो नहीं कर सकता हूं मैं। रिप्लाई क्या दिया? तेरा TTL फिर एक्सपायर हो गया किसमें? ट्रांजिट में। फिर 3 मैसेज जाएंगे, 1 2, फिर रिप्लाई आ गया, फिर तीसरा मैसेज, फिर रिप्लाई आ गया। TTL एक्सपायर इन द ट्रांजिट। सर जी क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो एक यहाँ पे पहुंचे, कितनी हो गई TTL वैल्यू? अभी नहीं हुई, 2 ही है। जब बाहर निकालूंगा यहाँ से यहाँ तक तो कितनी हो गई? 1। जब यहाँ से यहाँ पहुंच गई 1 हुआ, और जब यहाँ से निकाल देगा 0 के साथ, अब बस तो फिर TTL एक्सपायर हो गया ना। अब गाइस देखो, अब आया 3 TTL करने का टाइम। 3 मैसेज करने के बाद एक TTL बढ़ा देते हैं हम। अभी कितने TTL है? 3। अब 3 हो जाएगा, है ना। इस बार क्या मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया? पहुंच गया ना। लेकिन मेरा पोर्ट नंबर याद है, सोर्स भी रैंडम है और डेस्टिनेशन भी। क्या रैंडम पे कोई सर्विस होती है? रैंडम पे कोई सर्विस होती है? नहीं। तो यहाँ पे ये मुझे रिप्लाई देगा क्या? पोर्ट अनरीचेबल। क्या देगा? कि मेरे पास कोई सर्विस नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या R2 और R3 के रिप्लाई से मेरा रिप्लाई चेंज हो गया या नहीं हो गया? वो क्या रिप्लाई दे रहे थे? ट्रांजिट हो गया, है ना। ट्रांजिट में TTL एक्सपायर हो गया। यहाँ पे ये मुझे क्या रिप्लाई दे रहा है? पोर्ट अनरीचेबल हो गया है। तो क्या रिप्लाई चेंज हो गया है? जैसे ही रिप्लाई चेंज होगा राउटर समझ जाएगा मैं पहुंच गया अपनी डेस्टिनेशन पे, और आपका ट्रेस राउट वहीं बंद। इससे भी टाइम पता चल जाता है किस राउटर पे पहुंचे, किस चॉइस पे पहुंचे, कितने हॉप काउंट करके कि उस तक पहुंचा है। हर ट्रांजिट में जब हमने दिखाया, मतलब मेरा पिंग ड्रॉप हो गया ट्रांजिट पे, मतलब वहां पे आईपी उठा लिया, मतलब ये वाली आईपी में जाकर मैं ड्रॉप हो गया। हाँ। एक एंट्री सेव हो गई, एंट्री अभी सेव ये TTL 2 करा, वहां देखा एक एंट्री फिर सेव हो गई। फिर से हो गई। अगले में फिर जब पोर्ट अनरीचेबल आ गया, मतलब मुझे लगा मैं डेस्टिनेशन आ गया, काम खत्म। क्योंकि मेरा जो सोर्स पोर्ट और रैंडम पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट था ना, वो रैंडम था। रैंडम पे कोई सर्विस तो होती नहीं है ना। वो तो आपके लिए है कि आप उठाओ और बाहर लेके चले जाओ। तो इसलिए पोर्ट अनरीचेबल, उस पोर्ट पे मेरे पास कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। हाँ, TTL वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम अपने राउटर को रीच कर सकते हैं। बिल्कुल सही जी। 255 होती है। हाँ, 257 वाला राउटर तो कद्दू भी नहीं पहुंचोगे। अरे 12 राउटर पे तेरा गूगल का सर्वर आ जाता है, कहाँ 255 पे जा रहा है। जी किसमें? ICMP नहीं बाबू, ये UDP यूज करके जा रहा होता है। यहाँ पे जो सेंडर जो रिक्वेस्ट भेजता है ना यहाँ से वहाँ तक, वो UDP के पैकेट पे भेजता है। राउटर का बिहेवियर है वो, ICMP को यूज नहीं करता, सिर्फ ICMP रिप्लाई के लिए यूज कर रहा होता है। हाँ जी सर। जैसे राउटर को करेंगे अगर हम ट्रेस रूट का पोर्ट अनरीचेबल दिखाएगा जी। तो कोई एक्चुअल में कोई सर्वर है उस पर भी पोर्ट अनरीचेबल दिखा देगा। सर देखा है, बट अनरीचेबल दिखाता नहीं, ट्रेस रूट कंप्लीट दिखाता है। ट्रेस रूट कंप्लीट तो वो उसमें दिखा देता है बस। जब वायर शार्क खोल के देखो ट्रेस रूट कंप्लीट दिखाता है। नहीं वायर शार्क में नहीं। अच्छा, ये वायर शार्क में दिखेगा पोर्ट अनरीचेबल? अच्छा, but उसमें नहीं दिखेगा। उसमें तो आपको पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या इधर से उधर। करके दिखा दूँ? सर TTL
TTL बाय डिफॉल्ट ही लेता ना ये, जैसे आपने 1 2 बताया ये तो नहीं लेता स्टार्टिंग में। नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं, ये सिर्फ ट्रेस राउट के अंदर बिहेवियर है। स्टार्टिंग में यही बिहेवियर होगा जो मैंने अभी आपको बताया। स्टार्टिंग 1 से ही करेगा। स्टार्टिंग 1 से ही करेगा। हाँ क्या कह रहे थे आप? अगर जैसे 10 राउटर है हम्म। तो TTL 10 तक ही ले जाएगा 10 तक ले जाएगा। और अगर फिर बाद में 10 बाद में 50 हो गए तो फिर वो धीरे धीरे जब उसे 50 तक पहुंचना, आपने ट्रेस आउट मारी कमांड के 50 तक पहुंचना है, तो फिर वो धीरे 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 बढ़ाएगा, आपको हर हॉप पे दिखाएगा कितने पैकेट भेजे हैं। जी हाँ क्या पूछ रहे थे बता। मैं क्यों करूँ, तू कर ले अपने घर जाके, अपने पीसी से बैठी हो ट्रे उस पर गूगल लिखियो www.traceroutgoogle.com, ट्रेसर्ट कमांड होती है वहाँ पे विंडोज़ पे, ट्रेसर्ट www.google.com। 12 हॉप 14 हॉप पे गूगल का सर्वर आ जाएगा सिंगापुर वाला, या बैंगलोर वाले ने अप्लाई कर दिया तो बैंगलोर वाला आ जाएगा। राउटर पैकेट जाते हैं इसमें, उसमें क्या होता है देखो, जैसे ये वायर शार्क में हमने आपको दिखाया था ना TTL 1 करके, भी सारे TTL 1 थे, ठीक है ना। पहले 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 करा, फिर 3 बढ़ाया, धीरे धीरे फिर हम डेस्टिनेशन पे जैसे ही पहुँचे 4 डेस्टिनेशन अनरीचेबल मिला और हमें फौरन जो है रिप्लाई मिल गया, ठीक है। तो इसमें डेटा नहीं जा रहा होता है, बस सिंपल एक पैकेट जा, वो UDP पे जा रहा होता है। लेकिन एक बात सुनो अब ध्यान से, जब आप विंडो और यूनिक्स की बात करते हो, ठीक है, विंडो और यूनिक्स की, तो वहाँ UDP पे पैकेट नहीं जा रहे होते, वहाँ पे ICMP जा रहा होता है TTL 1 के साथ। वहाँ पे क्या जा रहा होता है, ICMP TTL 1 के साथ। फिर वो कहता है ट्रांजिट रीचेबल, फिर आप 2 करते हो वहाँ पे, फिर आप 3 करते हो, 4 करते हो, ऐसे करके नंबर बढ़ाते रहते हो। ये जो बिहेवियर मैंने अभी आपको से एक्सप्लेन करा है, ये बिहेवियर है हमारे राउटर्स का। किसका? राउटर्स का। जो सिस्को के iOS है उनका, ठीक है। अगर सिस्को का IP फ़ोन होगा वो भी इसी तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन आपका अगर विंडो क्लाइंट है, विंडो क्लाइंट से आप वो मार रहे हो क्या, ट्रेस राउट, राइट, तो आपका जो पैकेट बाहर जाने वाला होगा वो ICMP होगा, UDP नहीं होगा। दैट इज़ द चेंज इन द UDP। ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है, ठीक है। अब लेकिन एक सिक्योरिटी रिस्क भी है यहाँ पे बहुत अच्छा सा। बंद कर रहा हूँ, देखो वायर शार्क दोबारा चलाता हूँ। यहाँ पे मैंने वायर शार्क चलाया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, आपको ACL तो बनानी आती होगी सबको, है ना। IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10, डिनाई किसको, ठीक है। परमिट एनी नहीं मारा मैंने अभी, बाद में मार दूंगा, अभी कुछ दिखाना है आपको। एक्सेस ग्रुप 10 ठीक है सर। इनडायरेक्शन में रिप्लाई को डिनाई मार दिया। अब मैं करता हूँ क्या, अबे यार इसने तो यही जार पे मार दिया डिनाई। एक मिनट रुको, छोड़ इसे। ठीक है, पिंग नहीं हो रहा ना सर, राउट है राउटिंग टेबल में मैं ना। अब देखो हम वायर शार्क के जरिए ये देख सकते हैं कि हमारा रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है गाइस, डेस्टिनेशन क्या है, तो कोई क्या कर सकता है, ICMP के मैसेज पढ़ के अगर उसने वायर शार्क चला रखा है तो वो ये देख सकता है कि आपने उसे क्यों ब्लॉक कर रखा है, मतलब वो ACL से ब्लॉक है, तो इसका मतलब वो अब कोई दूसरी IP को यूज़ करके आपके अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता है। आप इस तरीके से डेस्टिनेशन अनरीचेबल ICMP के
मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हो। ISP करके रखते हैं वो क्या करके रखता है, वो करके रखता है क्या, नो IP अनरीचेबल। आप इस इंटरफेस से कोई भी अनरीचेबल का मैसेज बाहर नहीं भेजोगे, करेक्ट। तो उसका इंटरफेस में करते हैं मोबाइल जो एक इंटरफेस होता है ना ISP का तुमसे जुड़ा हुआ कस्टमर से। कस्टमर से, वो करके रखते हैं। कहने के मैंने अगर तेरी कोई सर्विस को ACL से ब्लॉक कर रखा है तो तुझे पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने ब्लॉक कर रखा है तुझे, जैसे नो सीडी भी लेवल मारते हो नो आईपी वही वाले कर सकते हो। मतलब तो एज एन ऑप्शन ट्रीट करके यूज़ कर सकते हो आप नो IP अनरीचेबल को। सर जी देखना कोई ICMP का रिप्लाई आ रहा है क्या। अब जैसे वो ऊपर दिखा रहा था एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्लॉक, अब कुछ है एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्लॉक, मैंने पिंग तो किया ना, कोई ब्लॉक का मैसेज आया नहीं आया, तो अब वो पकड़ पाएगा मैंने उसे क्यों ब्लॉक हो रहा है, वो नहीं पकड़ पाएगा ना। तो इस तरीके के मैसेज हम लोग अनेबल करके रखते हैं एट द एंड ऑफ द ISP कि आपको यही ना पता चले कि हो क्या रहा है, क्या ब्लॉक क्यों। ठीक है, बस आपको बता दिया जाएगा कि यू आर ब्लॉक्ड, दैट्स इट। नो IP अनरीचेबल। आपने अनरीचेबल के जितने भी ICMP के मैसेज थे इस कमांड से उन्हें क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। चल जी क्लियर है, बिल्कुल। चलें आगे। तो गाइज आज की कक्षा